दोस्तों नमस्कार। मैं हूं आपके साथ रजनीश सर। मैं आपको बता रहा हूं कि हड़प्पा सभ्यता, जैसे कि मेरे पीछे देख रहे हैं कि हड़प्पा सभ्यता द हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में क्या-क्या, कितनी पुरानी सिविलाइजेशन है ये, कितने कितने पुराने वेल ट्रेंड तरीके से रहते थे वहाँ पर हम लोगों को, हमारे पूर्वज वहाँ पर रहते थे। आजकल हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता कहाँ है? सिंधु सभ्यता जो आज के पाकिस्तान में प्रांत है। पाकिस्तान में जो है आज भी सिंधु नाम की जगह, वहाँ क्या जहाँ था पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा। पंजाब भी है। सिंध कहाँ चला गया? सिंध चला गया पाकिस्तान में। गुजरात भी है, मराठा भी है। पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा। आज भी सिंध कहाँ है? पाकिस्तान में है। यहाँ पर आपको ये देखना होगा। तो मैं बता रहा हूँ, जैसे हड़प्पा सभ्यता में क्या है, वहाँ पर कैसे कैसे लोग रहते थे, कैसे किस तरह से रोडे बने हुए थे, किस तरह से गलियां हो गई थी, किस तरह से मेन होल हुआ करता था। मेन होल मतलब क्या? मेन होल हिंदी में इसको कहते हैं कि सिविल सिस्टम। आज जो हम लोग को शहर में मिलता है देखने को सिविल सिस्टम, सिविल सिस्टम को वहाँ क्या जाता है? मेन होल कहा जाता था। यहाँ तक बातें समझ में आ रही है? चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ फिर। तो संक्षेप में जितना जल्दी जल्दी आपका हो सके, कि क्योंकि आपका एग्जाम का टाइम जो है बहुत नज़दीक आ रहा है। और मैं माफ़ी चाहूँगा थोड़ा लेट से आने के लिए, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे चैप्टर, बहुत सारे सारे आर्ट्स पेपर के सारे सब्जेक्ट हमको पढ़ाने हैं। चाहे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटिक्स हो, पॉलिटिकल साइंस हो, इकोनॉमिक्स हो, या तो फिर इन्वायरमेंट हो। जितनी सारी का है ना आर्ट्स पेपर का, सारा सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चाहे मॉडर्न हिस्ट्री हो, चाहे एंशियंट मेडाइवल, एंशियंट तो पढ़ा रहा हूँ, मेडाइवल भी है, मॉडर्न हिस्ट्री भी है। सारा सब कुछ मैं बताऊंगा, कहाँ से क्या क्या कैसे एक दूसरे से लिंक जुड़ा हुआ है। इसलिए सबसे पहले मैंने क्या उठाया? सबसे पहले जो है क्या, एंशियंट हिस्ट्री उठाया कि एंशियंट हिस्ट्री से कैसे मिडाइवल हिस्ट्री लिंक करता है। और मिडाइवल हिस्ट्री एंशियंट हिस्ट्री दोनों से लिंक कौन करता है? मॉडर्न हिस्ट्री। यहीं पर से आपको उठाया गया है। एंशियंट हिस्ट्री से क्या, मनुस्मृति हुआ, चाहे और कुछ हुआ, जो भी सारा सब कुछ हुआ, वो सारा सब कुछ कहाँ यहाँ से उठाया गया है और कहाँ डाला गया? मॉडर्न मॉडर्न हिस्ट्री, ताकि वो सब चलते रहा। चाहे विधवा पुनर्विवाह हो, चाहे ये सब हो, चाहे चाहे यहाँ सती प्रथा हो, सब यहीं से चलते आ रहा था। यहीं से फिर इसको लगातार वहाँ मनुस्मृति वहां तक ही जाते चला गया। यहाँ पर चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। देख लो, जैसे देख लो, प्राचीन भारत हड़प्पा सभ्यता, भारत के प्रथम नगरीकरण का उदय और विकास और पतन, इसका किससे हुआ था? देख लो, हड़प्पा का मुहर जो है यही लगा हुआ था। हड़प्पा के मुहर देख लो यहाँ पर, ये हड़प्पा का मुहर जो है ये देख लो यहाँ पर। हड़प्पा का मुहर जो इस तरह से था, कुबड़ वाला बैल देख लो, देखो यहाँ पर कुबड़ है, ये कुबड़ वाला है ना। और क्या सिंह है, देखो ये। यहाँ पर देख लो कुबड़ वाला बैल था। कुबड़ वाला बैल समझ में आ रहा है इसका? हड़प्पा में जो था कुबड़ वाला बैल, जो हड़प्पा में किस तरह से उसका नगर का विकास हुआ, नगर का विकास हुआ, मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर से आगे मैं बता रहा हूँ। देख लो यहाँ पर, देख लो यहाँ पर क्या है। एक खोजी गई विरासत, खोजी गई क्या 1920 और 22 में दयाराम साहनी, हड़प्पा और अखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की। ठीक है, दयाराम साहनी हड़प्पा की खोज की, और दयाराम साहनी किसको? तो ये मोहनजोदारो की खोज की। मोहनजोदारो एक मूवी भी आई है ऋतिक रोशन की, उसमें देखना किस तरह से वहाँ पर बनाया गया है। इस सारा सब कुछ आपको दिखाऊंगा। देखना वो मूवी में दिखाया गया है कैसे कैसे क्या होता है। यहाँ पर देख, इसका महत्व क्या है? इसकी विश्व प्राचीनतम सभ्यताओं जैसे मेसोपोटामिया और मिस्र की समकालीन है। समकालीन बताया गया है, लेकिन है क्या, उससे भी पुरानी है। 8,000 साल पुरानी है ये। और वहाँ जो है बताया गया है, मेसोपोटामिया का शहर जो है क्या, 5,000 साल पुरानी है। यहाँ पर कुछ फैक्ट जो है, कई किताबें, सभी किताबें अलग अलग फैक्ट दे रखा है, बट जो सरकारी दस्तावेज का था उसी के बेस पर मैं आपको बात कर रहा हूँ कि जो सरकारी दस्तावेज का था। यहाँ मतलब सिंधु घाटी सभ्यता नामकरण जो इसका, क्योंकि प्रारंभिक बस्तियां सिंधु नदी के पास मिली थी। इस सिंधु घाटी सभ्यता क्यों मिली थी? कि वहाँ जो नदी थी वो सिंधु नदी के पास थी, इसलिए वहां पर क्या कहा गया? सिंधु नदी सभ्यता कहा गया, हड़प्पा सभ्यता। क्योंकि यहाँ हड़प्पा का पहला स्थान था जहाँ इस सभ्यता की खोज हुई। ठीक है, हड़प्पा में पहले सब खोज हुई, इसलिए हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। और सिंधु नदी
ये प्रारंभिक बस्तियां जो थी सिंधु नदी के पास थी, इसलिए क्या सिंधु सभ्यता के पास नाम दिया गया, सिंधु घाटी सभ्यता नाम दिया गया। यहाँ तक बात समझ में आ रही है आपको? चलो मैं आगे बढ़ता हूँ, फिर आगे आगे आ जाता हूँ। यहाँ पर देखो भौगोलिक विस्तार, यहाँ पर कहा मांडा कहाँ है? मांडा देखो ये जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर। आलमगीरपुर कहाँ है? ये यूपी में, उत्तर प्रदेश में। सुदकागन डोर ये कहाँ है? ये ईरान में है, आज के ईरान में है। फिर दाइमाबाद, दाइमाबाद कहाँ है? आज के महाराष्ट्र के पुणे में है ये। इतनी सारी प्रमुख स्थल है किसका? ये हड़प्पा सभ्यता का स्थल है ये। इतनी सारी जगह मिलती है, अभी भी इसको साक्ष्य मिल रही है वहां पर, ये बातें आपको देखनी होगी। जैसे यहाँ पर देख लो प्रमुख स्थल क्या है? हड़प्पा। हड़प्पा कहाँ है? तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में क्या है? हड़प्पा सभ्यता यहाँ पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में। फिर देखो मोहनजोदारो, मोहनजोदारो कहाँ है? सिंध, वो भी कहाँ है? वो भी पाकिस्तान में, सिंध नदी के पास। फिर कालीबंगा, कालीबंगा राजस्थान में। कालीबंगा में क्या क्या मिला? कालीबंगा में चूड़ियां मिली, कालीबंगा में बहुत सारे तांबे के ताम्र लिप्ति वहां पर जो है बहुत सारे तांबे के बहुत बड़ा उत्पादक सबसे कहाँ होता है? राजस्थान में होता है, कालीबंगा के पास। तो वहां पर क्या खेतड़ी बोला जाता है, तांबे की खेतड़ी। वहां कहाँ मिला? वो मिला राजस्थान में जाकर के। और फिर आगे जाओ, वहां वहां पर क्या कालीबंगा में ही क्या मिला? जो हल के प्रमाण मिले, जीतो ये हल के प्रमाण मिले कालीबंगा में ही। सबसे पहले क्या क्रिस क्रॉस पैटर्न पर खेती होती थी। क्रिस क्रॉस पैटर्न का खेती मतलब क्या होता है? वहाँ एक तो क्रिस क्रॉस पैटर्न ऐसे होता है, जैसे हल चलता है ऐसे चला, और फिर एक बार क्या ऐसे चलता है, ऐसे चलता है, इसको कहते हैं क्रिस क्रॉस पैटर्न। यानी कि एक बार ऐसे चलेगा, एक बार ऐसे चलेगा और फिर एक बार ऐसे चलेगा, उसको क्रिस क्रॉस पैटर्न कहते हैं। और क्रिस क्रॉस पैटर्न में जो है वहाँ सबसे पहले खेती का प्रमाण मिला। खेती के प्रमाण में कौन कौन सी चीजें मिली है? वहाँ मिली है कालीबंगा में क्या, कालीबंगा को जो मिला है उसमें क्या क्या मिला है? तो यहाँ पर देख लो, यहाँ पर क्या मिला है मैं बता देता हूँ। कालीबंगा में जो मिला, क्या मिला? सरसों, सरसों की खेती का प्रमाण मिला है, और प्लस चना का। ये कहाँ मिला है? कालीबंगा में मिला। इसकी खेती का प्रमाण मिला कहाँ? ये कालीबंगा में मिला है। यहाँ तक बातें समझ में आ रही है? फिर आगे आ जाओ, ग्रिड प्रणाली देख लो। निचला नगर, ऊपरला नगर था दुर्ग। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर दुर्ग जो था, सिटाडेल दुर्ग। नगर योजना देख लो, निचला नगर। यहाँ पर कैसे था? निचला नगर में जो है, यहाँ पर कौन से लोग रहते थे? यहाँ पर जो कौन से लोग रहते थे? यहाँ पर सब मजदूर वर्ग के लोग रहते थे, कारीगर रहते थे। एक एक से एक हुनरबाज जो स्किल बनते थे, को बुनकर रहते थे, कारीगर रहते थे, मजदूर रहते थे। यहाँ पर देखो इनका इसका घर कैसा है? घर देखो यहाँ पर ये रहा, फिर देखो ये गेट रहा, और ये खिड़की रहा। यहाँ तक बातें समझ में आ रही है? यहाँ तक दिख रहा है आपको? लोअर टाउन हुआ निचला नगर, ये ऊपरी नगर। देख लो, बड़े बड़े राजा महाराजा जो थे, बड़े बड़े व्यापारी जो रहते थे, कहाँ रहते थे? यहाँ रहते थे। और यहीं पर दुर्ग में जो है, ये क्या सैनिक अपना पहरेदारी करता था यहाँ दुर्ग में। यहाँ तक बातें समझ में आ रही है? सैनिक अपना पहरेदारी कहाँ करता था? यही दुर्ग में। और क्या राजा महाराजा यहाँ रहते रहते थे। यहाँ पर देखो राजा महाराजा जाने के लिए यहाँ पर ये सीढ़ी दिया हुआ है, सीढ़ी दिया हुआ है इसे करके। यहाँ तक बातें समझ में आ रही है? यहाँ तक बातें समझ में आ रही है कि मुझे पूरा उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह से मैं पूरा विजुअलाइज कर तरीके से दिखा रहा हूँ, आपको पूरा के पूरा समझ में आ रहा होगा। ये ग्रिड प्रणाली, एक दूसरे को हम कम से कम 90 डिग्री पर कोण काटते थे। जैसे मान लीजिए सड़क जा रहा है, यहाँ पर देख लो, जैसे यहाँ पर सड़क जा रहा है, यहाँ पर सड़क है, एक दूसरे को ये भी यहाँ जा रहा है। फिर ये देखो, ये ऊपर से आ रहा है सड़क, ये भी यहाँ जा रहा है। इस तरह से क्या एक दूसरे के क्या 90 डिग्री कोण पर ग्रिड, 90 डिग्री के कोण पर सड़क काटती थी। एक इधर से जा रहा है तो इधर से जाएगा, इधर से जा रहा है तो इधर आएगा। इस तरह से नगर नियोजन जो था, आज के नगर नियोजन थोड़ा सा देखने को मिलता है, तो आपको कहाँ देखने को मिलेगा? आप चले जाओ राजस्थान के जयपुर में चले जाओ, वहां फिर नगर नियोजन बहुत अच्छे तरीके से मिलेगा। वहां भी आपको क्या 90 डिग्री एंगल पर आपको वो रोड दिखाई पड़ेगी। जहां पर से रोड दिखाएगी, जयपुर जो एक शहर है भारत का,
जयपुर। जयपुर में एक जगह है, वहां भी क्या इस तरह का प्रणाली देखने को मिलता है। जैसे ये जरा यहाँ पर एक काट लिया, यहाँ पर गया ये काट लिया, यहाँ पर भी 90 डिग्री कोण आजकल कहाँ देखने को मिलती है? राजस्थान के जयपुर में मिलती है। बहुत अच्छी सिटी शहर है, उसको उसी को क्या पिंक सिटी के नाम से जानते हैं, गुलाबी शहर। इसी को क्या जानते हैं? पिंक सिटी। पिंक सिटी क्या? गुलाबी शहर। यहाँ तक बातें समझ में आ रही होगी। यहाँ पर देख लो, जल निकासी और स्वच्छता जो है अद्वितीय व्यवस्था था इसका। क्या हर घर में नालियां थी जो गली की मुख्य नाली से मिलती थी। यहाँ पर देख लो, कोई घर बना हुआ है, यानी कि आम जन में हम लोग के घर में देखो तो क्या एक मुख्य नाली होती थी, और हर घर से नालियां कहाँ मिलती थी? एक मेन होल में जाकर के मिलती थी। सीवेज सिस्टम में आज भी शहर में मिलती है, मेन होल में जाकर के क्या हर घर की नालियां वहां पर जाकर के इकट्ठे होती है, वहां पर से फिर जल की निकासी होती है। वहां पर जल निकासी होकर कहाँ जाती है? एक तालाब में जाती है, क्या उसको फिर प्यूरीफाई करके वहां से फिर यूज किया जाता है। यहाँ पर दिखाई देती है ढकी हुई नालियां। नालियां ईंटों या पत्थर के सिलियों से ढकी हुई थी। आज भी देख रहे होंगे शहर में जो सीवेज सिस्टम है क्या वो बहुत मजबूत चीज से ढकी हुई होती है, यानी कि क्या कहे कि उसका नीचे का बदबू बाहर ना आ सके। यहाँ तक बात सोच लो, ये कितना 3000 साल पहले पहले पुराने का है, और वो चीज आज भी हम यूज कर रहे हैं अपने जीवन में, तो कितनी बड़ी उपलब्धि है। सोच लो हम लोग के जीवन में कितना पूर्वज पहले कितना एडवांस हुआ करते थे। इस बात को ध्यान रखना चाहिए, इस बात को गर्व फील होना चाहिए क्या कि आज से 3000 साल पहले जो हम आज कर रहे हैं वो हमारे पूर्वज 3000 साल पहले कर चुके हैं। यहाँ तक बातें समझ में आ रही होगी। यहाँ पर देखो नरमुखे आ गया ना, मेन होल्स। देखिए सफाई के लिए नियमित अंतराल पर नरमुखे बनाए जाते हैं। नरमुखे मेन होल्स आज भी शहर में कोई नालियां बहती है तो क्या मेन होल, यहाँ पर कहाँ मेन होल में कूदना पड़ता है सफाई के लिए। भले वो उसका अभी तक उतनी सफाई एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं मिल पाया है, जो भी अभी बेचारा वो बिना ऑक्सीजन के मेन होल में जाकर कूदता है, उसको साफ सफाई करता है। फिर बहुत सारी चीजें उसको कई सारी बीमारियां हो जाती है, कैसी बीमारियों की मृत्यु हो जाती है, मेन होल में जाते ही निकल नहीं पाता है। ये सब सारी चीजें होती है हमारे भारत में जिसकी कमियां हैं, इसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। फिर आ गया तो यहाँ पर चोख्ता गड्ढे, यानी कि चोक पिट्स, घरों से निकले वाले गंदे पानी के प्रबंधन के लिए। यानी कि क्या घर में दो तरह के होते थे। एक घर बना, मान लो जाए यहाँ पर एक घर बना हुआ है, यहाँ पर एक घर बना हुआ है। ये छत रहा मेरा, छत में जो है बारिश हो रही है, बारिश हो रही, इसके जो बारिश की जो पानी यहाँ पर आती है तो क्या तो कहाँ रखते हैं? क्योंकि इसको एक बना देते हैं, सोख्ता बना देते हैं। सोख्ता बना करके इसको क्या कहते हैं? सोख्ता। सोख्ता बना करके यहाँ पर पानी को स्टोर करते हैं, और उसका वो पानी जो है हम लोग नीचे नीचे जमीन में जाती है ताकि उसके लेयर बरकरार रहे। लेयर वही रहे, लेयर जाके लेयर जो ग्राउंड लेयर जो होता है वो ज्यादा नीचे न चला जाए, इसलिए क्या सोख्ता बना के रखते हैं। बस आजकल देख रहे हो बड़ी बड़ी बिल्डिंगे में जो बड़ी बड़ी सोसाइटी जो बन रही है, क्या सरकार ने उसको एक गाइडलाइन दिया है। गाइडलाइन क्या उसको सरकार ने कोर्ट ने उसको बोला है क्या कि आप जो भी बनाते हो सोसाइटीज बनाते हो, बड़ी बड़ी सोसाइटीज क्या 1-1 हजार फ्लैट की सोसाइटीज बनती है, बहुत बड़ी बड़ी फ्लैटें बनती है, यानी कि 2-2 3-3 बीघा में जो फ्लैटें बनती है, 4-4 5-5 बीघा में जो फ्लैटें बनती है, फ्लैट बनती है। तो क्या फ्लैट में जो है क्या वो यहाँ पर जो है सोख्ता बनाने का निर्देश दिया है, आदेश दिया है। यहाँ पर क्या आप लोग जो भी ऊपर का पानी आता है, जो भी शुद्ध पानी आता है, उसको क्या सोख्ता के थ्रू वहां पर डाला जाए ताकि ग्राउंड लेयर बराबर रहे, इक्वल रहे। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? बाकी जो गंदी पानी, जैसे यहाँ पर जो एक नाली होता था, यहाँ पर जैसे एक नाली जा रहा है, यहाँ पर मेन होल है, यहाँ से जो निकलेगा क्या यहाँ से नाली में चला जाएगा, और यहाँ पर मेन होल में से गंदी पानी अच्छी, और गंदी पानी कहाँ चला जाएगी? यहाँ पर से जो है दूर जाकर के दूर जाकर के क्या एक पॉट बना बना रहेगा, एक तालाब बना रहेगा, वही तालाब में जाकर के वो गंदी पानी जाके एकत्रित होती थी। यहाँ तक बातें समझ में आ रही है। यहाँ तक बातें समझ में आ रही है। फिर यह दर्शाता कि वो सफाई
और स्वास्थ्य विज्ञान के प्रति कितने जागरूक हैं। ये यही दिखाता है कि सफाई और स्वास्थ्य के प्रति कितने जागरूक हैं। यहाँ तक ये बातें समझना होगा आपको, सफाई और स्वास्थ्य के प्रति कितने जागरूक हैं ये लोग। वहां तक बातें समझ में आ रही है। जैसे देख लो यहाँ पर, ये सारा नोट्स मैंने, ये सारा सब कुछ लाया है आपके लिए बना करके हैंड रिटन नोट्स। वो मैं आपके लिए यहाँ संक्षेप में रखा हूँ। वो मैं आपको बता रहा हूँ कैसे कैसे क्या चीज हो रहा है। यहाँ तक बातें समझ में आ रही है। यहाँ पर देखो फिर आगे क्या है, देखो यहाँ प्रमुख सार्वजनिक संरचनाएं, देखो विशाल स्नानागार। स्नानागार कैसा होता था, देखो यहाँ पर सीढ़ी है, इधर से सीढ़ी है, इधर से है, इधर से है, इधर से है, ये इधर से है, ये देखो इधर से ये क्या विशाल स्नानागार जो बनाया गया था। देखो ये विशाल स्नानागार जो बनाया गया क्या, अगर धार्मिक अनुष्ठानों और स्नान के लिए पानी की रिसाव रोकने के लिए बिटुमन का इस्तेमाल किया जाता था। बिटुमन क्या, बिटुमिनस एक एक पत्थर के प्रकार होते हैं, बिटुमिनस एक कोयले के प्रकार होते हैं। तो उसके उसका इस्तेमाल किया क्या, उससे कोई अगर जो बना रहा है, स्नानागार बना रहा है, तो वहां पर किसी तरह को कोई पानी का रिसाव ना हो। पानी का रिसाव होता था क्या, वहां पर फिर आगे आगे दलदली का विकास हो जाता है, और क्या सड़ने गलने बदबू देने का वहां पर एक शिकायत आने लगती है। इसलिए क्या बिटुमिन का लेप का इस्तेमाल किया जाता था, कोयले का लेप का इस्तेमाल किया जाता है कि जहाँ पर कोयले देख रहे होंगे वहां पानी का रिसाव नहीं होता है। यहाँ तक बातें समझ में आ रही होगी आप। यहाँ पर देख लो इस तरह के लेप का इस्तेमाल किया जाता है। अब और मैं आपको आगे बता रहा हूँ डिटेल। यहाँ पर जो है क्या है, क्या स्नानागार के फर्श पर, ये फर्श जो है यहाँ पर क्या चीज का इस्तेमाल किया जाता था, ये क्या जाता था, बिटुमिन का इस्तेमाल किया जाता था। बिटुमिन का इस्तेमाल, बिटुमिन का इस्तेमाल किया जाता था। अब बिटुमिन का इस्तेमाल करने के बाद वहाँ क्या, किस लिए, वहाँ पर पानी का रिसाव ना हो। पानी का सड़ने, पानी का रिसाव जब होता है तो आप जनजीवन में देख लो, जहाँ पर पानी का रिसाव होता है वहाँ पर सड़कें खराब हो जाती है। जहाँ पर पानी का रिसाव होता है वहाँ घर ज्यादा बदबूदार देता है, बीमारियां फैलती है, कई तरह के कीड़े मकोड़े मच्छर पैदा लेती है। तो वहाँ पर जो किया वो यानी कि स्वास्थ्य बिल्कुल खराब हो जाता है, रोड बिल्कुल खराब हो जाता है, बदबूदार आने लगता है, वहाँ पर कोई रहना पसंद नहीं करता है। इसलिए कहा जाता है कि कितना ध्यान रखते थे हमारे पूर्वज लोग वहाँ पर। फिर आगे इसमें क्या है, पूरा नोट्स मैं बना करके लाया हूँ, इसीलिए सब कुछ आपको दिखाने के लिए, कैसे कितना मेहनत करने के बाद मैं आपको यहाँ पर आकर के, मैं यहाँ पर आकर के पढ़ाता हूँ, आपको बताता हूँ। इसलिए मैं कर रहा हूँ कि आपको कम से कम जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना सारा सब कुछ आपको पढ़ना ही चाहिए। यहाँ पर बिना पढ़ाई के कोई उपाय नहीं। अब जब एनआईओएस का सिलेबस देखो, एनआईओएस का इतना अच्छा सिलेबस है, इतना सरल भाषा में, सहज भाषा में दिया गया है कि आपको कहीं कुछ जाने की जरूरत नहीं। यहाँ पर से जो पढ़ा रहा हूँ सीधे डायरेक्ट आप उठा लेना, यूपीएससी के क्वेश्चन उठा लेना वहाँ पर। यहाँ पे बीपीएस कोई पीसीएस का नहीं, यूपीएससी का क्वेश्चन उठाना, यूपीएससी डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा है कि नहीं पूछा है, फिर आपको बताना है कि यहाँ पूछा है कि नहीं। फिलिम्स में भी, मेंस में भी, क्योंकि मैं यूपीएससी देता हूँ और दिया हूँ, तो मुझे पता है कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। यहाँ तक बातें समझ में आ रही है। फिर आगे क्या है देखो, यहाँ पर चारों ओर कमरे बने हुए हैं, स्नानागार के चारों ओर कमरे बने हुए हैं। यहाँ पर कमरे किस लिए बने होते हैं, क्या, कपड़े बदलने के लिए, महिलाओं के कपड़े बदलने के लिए कपड़े, कमरे बने हुए होते हैं। वहां पर की जो है स्नान धार्मिक क्रियाओं के लिए, धार्मिक अनुष्ठानों और स्नान के लिए पानी के रिसाव रोकने के लिए क्या, बिटुमिन के विशाल स्नानागार बनाया है। कहाँ, ये सिंधु भी दे देगा, लेकिन बनाया है कहाँ ये, बनाया गया है मोहनजोदाड़ो में। यहाँ पर बात ध्यान रखें, मोहनजोदड़ो में बनाया गया ये, सिंधु सभ्यता में नहीं, मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो की एक फिल्म है, उसको देखना चाहिए आप लोग। जब भी हिस्टोरिक फिल्म बनता है ना, उसका आप लोग देखना चाहिए मोहनजोदड़ो। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। फिर आगे क्या है, इनके चारों ओर बरामदे बने हुए हैं, देख लो यहाँ पर चारों ओर बरामदा है ना, ये बरामदा रहा चारों ओर, चारों ओर बरामदा रहा। उसके बाद क्या होता है,
चारों ओर बरामदा बना हुआ था। वहाँ पर क्या दोनों छोर पर सीढ़ियाँ बनी हुई, देख लो, इधर सीढ़ियाँ बनाई, इधर भी सीढ़ियाँ बनी हुई, दोनों छोर पर सीढ़ियाँ बनी हुई है। यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ फिगर में, दोनों छोर पर सीढ़ियाँ बनाई गई है। और सीढ़ियाँ बना करके क्या है, कोयले का प्लास्टर किया गया है ताकि पानी का रिसाव ना हो। साथ के कमरे पानी का आपूर्ति होती है और पानी का निकासी के लिए नाली, क्या ये सब जो है कमरे से पानी की आपूर्ति होती है, यहाँ से कमरे से पानी की आपूर्ति होती है। और यहाँ पर जो है नीचे से एक नली बनाया गया, क्या वो नली से गंदे पानी का रिसाव होता है, गंदे पानी वहां से निकाला जाता है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। यहाँ पर भाई मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर अगर जब पढ़ लोगे इसका ना, तो आपको कहीं समझने की जरूरत है। हिस्ट्री रटने वाली चीज नहीं है, हिस्ट्री समझने वाला है, कार्मिक क्रम अनुसार समझने वाला है, सीक्वेंस में समझने वाली बात है। यहाँ हिस्ट्री कैसे समझा जाता है, कैसे पढ़ा जाता है, यहाँ पर बात यहाँ पर ये है। बातें समझ में आ रही है यहाँ पर। फिर देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो कमरे बनाए गए हैं किस लिए, स्नानागार में अगर जो कोई स्नान चारों तरफ कोई कमरे बनाए जाते हैं, किस लिए बनाए जाते हैं, ताकि महिलाओं जो स्नान करती है उसके कपड़े बदलने के लिए एक कमरा बनाया गया। शायद यही बनाया गया होगा, इसमें और कुछ तो होगा नहीं, स्नानागार के बगल में कुछ है, ऐसा कुछ होता होगा कि वहां पर कमरे बनाया जाएगा। महिलाओं के कपड़े बदलने के लिए कमरे बनाया गया था, कहाँ, मोहनजोदाड़ो में, स्नानागार में। यहाँ पर देख लो, यहाँ पर फिर क्या, धार्मिक किरण और स्नान के लिए उपयोग में लाया जाता था। विश्राम नगर के पश्चिम की ओर अन्न भंडारण के लिए एक गहन कठोर, इसमें अन्न भंडारण के लिए ईंटों से बने कई चौकोर खंड होते थे। हड़प्पा में एक कठोर खंड मिले हैं, इससे मिट्टी से बने गोल चबूतरों पर पंक्तियां हैं। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। यहाँ पर देख लो, इसका जो है, इसका जो बनाया गया, इसका पश्चिम की ओर पूछ देगा आपको। यूपीएससी में इस तरह क्वेश्चन आता है, मैं बता रहा हूँ, यूपीएससी में इसी तरह क्वेश्चन आता है कि स्नानागार के कौन से दिशा में विशाल अन्न भंडार बनाया गया है, तो कौन से में, पश्चिम में। पश्चिम कहाँ पड़ता है, मान लीजिए पश्चिम जो है, भारत के पश्चिम में क्या है, पाकिस्तान है। भारत के पश्चिम में पाकिस्तान है, पाकिस्तान के पूर्व में क्या है, भारत है। यहाँ तक इस तरह से बात याद रखना कि भारत में स्नानागार है और उसका अन्न भंडार कहाँ है, पाकिस्तान में पश्चिम में। यहाँ तक अन्न भंडार है। अब मोजारो अधिशेष अनाज यानी सर प्लस ग्रेन के भंडारण के लिए पास में एक अनाज कूटने के चबूतरे भी हुआ करते थे। यहाँ पर देख लो, यहाँ पर ये अन्न भंडार है ना, ये बड़ी सी अन्न भंडार है, देख लो। यहाँ पर देखो इस तरह से अन्न भंडार है। यहाँ पर क्या है, ये देखो चबूतरा है ये। यहाँ पर देखो चबूतरा बनाया गया है। चबूतरा क्या, अनाज कूटने के लिए, अनाज पीसने के लिए बनाया जाता है। मान लीजिए धान उपजता है, धान से डायरेक्ट धान तो नहीं खा जाते ना, उसको अनाज को कूटने के लिए, पीसने के लिए बनाया जाता है। ठीक, मान लीजिए गेहूं उपजता है, सबसे पहले तो वहाँ क्या मिला, जौ और गेहूं का प्रमाण मिला। और जौ गेहूं को डायरेक्ट तो नहीं खाया जाता, उसको क्या, उसको पीसने के लिए, कूटने के लिए क्या एक चबूतरा बनाया गया था, कहाँ, हड़प्पा में। स्नानागार के पश्चिम साइड में क्या, अन्न भंडार जो है, अन्न भंडार के पास क्या चबूतरा बनाया गया था। यहाँ तक बातें समझ में आ रही होगी। फिर मैं आ गया था आपको, इसका जानकारी जो इसके इसके इसका जानकारी कहाँ से मिली, इसकी जानकारी यहाँ से मिलती है क्या, इसका जो भूसे निकले, इसके जो छिलके निकले, वहां पर क्या है, प्रमाण के रूप मिला। प्रमाण के रूप में खोजा कौन, जयराम साहनी और अखालदास बनर्जी ने खोजा। क्या वहां पर भूसा मिला है, चावल के भूसे मिले हैं। ठीक, चावल के भूसे मिलने से ये अंदाजा लगाया जा सकता है, प्रमाण मिला कि यहाँ पर क्या अनाज कूटने या पीसने की यहाँ पर सारी का व्यवस्थाएं हुआ करती थी, एक चबूतरा बनाया जाता था। यहाँ तक बातें समझ में आ रही है। फिर आगे बुद्धिवाड़ा लोथल, ईंटों से बना ढांचा, जहाजों के लंगर डाले जाते थे, समुद्री व्यापार का प्रत्यक्ष प्रमाण। ईंटों से बना ढांचा, जहाजों के लंगर डाले जाते थे, कहाँ, समुद्री व्यापार का प्रत्यक्ष प्रमाण मिला है। ये देखो ये लोथल है। लोथल कहाँ पड़ता है आजकल, लोथल जो है आजकल गुजरात में है। आजकल क्या गुजरात में है, गुजरात में है, कहाँ, लोथल। और लोथल किस कौन सी नदी के किनारे है, लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे है। लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे है। भोगवा नदी के किनारे क्या है, लोथल है। लोथल जो बनाया गया वहां पर क्या, जहाजों का आवागमन होता था, वहां पर क्या
जहाजों का लंगर डाले जाते थे, यानी कि जहाज को लंगर लंगर मतलब इसलिए यहाँ से इस बात से समझो कि जिस तरह से हमारे हाईवे पर जो ट्रक चलती है, बड़ी बड़ी गाड़ियां चलती है, बस चलती है, लाइन होटल बनाया जाता था ठहरने के लिए, उसी तरह से यहाँ पर व्यापार करने के लिए क्या लोथल में एक जगह है, लोथल गोदीबाड़ा बंदरगाह है, वहाँ पर क्या जहाजों के लंगर डाला जाता था, बहुत सारे जहाज वहाँ लगे हुए थे, वहाँ पर खाने पीने रसोई माल लोड करने माल उतारने के लिए क्या लोथल में था। ये गुजरात में पड़ता है लोथल। और कौन सी नदी किनारे है लोथल? तो भोगवा नदी किनारे है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? देखो आगे होगा, फोटो भी होगा इसमें। नहीं नहीं दिया। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? फिर आपको आगे आगे जो है यहाँ पर जो है आंतरिक और बाह्य दोनों स्तर पर क्या व्यापारों का व्यापारियों का पूरा चलता था। यहाँ पर क्या ईंटों से बने ढांचा जहाज लंगर ढांचा आंतरिक भी वहां से। आंतरिक मतलब क्या हुआ? यहाँ पर जो जहाज अपना माल उतारते थे वहां पर क्या देश के अंदर भी जाता था और देश से बाहर भी जाता था, आंतरिक और बाहरी दोनों। आंतरिक और बाहरी कहाँ तक जाता था? ये जाता था मेसोपोटामिया शहर में, क्योंकि मेसोपोटामिया कहाँ है? तो ये मिस्र में है। यहाँ तक बातें समझ में आ रही है? मिस्र कहाँ है? तो मिस्र भी आज भी इजिप्ट कहा जाता है इंग्लिश में, इजिप्ट के हिंदी में क्या होता है? मिस्र कहा जाता है। वहां पर अभी मोदी जी ने गया था, बहुत सारे पुरस्कार मिला था। मिस्र से एक पुरस्कार मिले, मिस्र का सर्वोच्च पुरस्कार किसने प्राप्त किया? तो अभी मोदी जी गए थे हाल ही में, वहां उन्होंने उनको उस देश के द्वारा उनको पुरस्कृत किया गया। यहाँ पर बातें समझ में आ रही है? फिर आगे क्या है? हड़प्पा लोगों के लिए आंतरिक बाह्य दोनों स्तर पर उद्योगों में विकसित करने में सहायता मिली। साथ साथ पशुपालन पशुपालन हड़प्पा अर्थव्यवस्था पर आधार थी। हड़प्पा मोहनजोदड़ो जैसे लोथल और स्थानों पर मिले कठोर अन्न भंडार के काम में लिए गए। अन्न भंडार के काम में लिए गए, यहाँ पर देख लो अन्न भंडार के काम में लिए गए। दूसरे के बाद क्या है? प्रयुक्त औजारों के संबंध में हमारे पास कोई स्पष्ट साक्ष्य नहीं है। कालीबंगन खेत में हल चलाने के लिए जुती हुई खेत चिन्ह देखने को मिले, जिससे संकेत मिलता है कि हल से खेती होती थी। यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता में जो था पूरा उपजाऊ होता था, उपजाऊ मिट्टी, इसलिए उपजाऊ होने के कारण तो फिर क्या हमारे जो मेसोपोटामिया से सारे वहां पर आकर्षक हुआ करते थे कि वहां पर जो है इतना उपजाऊ होता था कि उतना उपज वाला मिट्टी था वहां पर। इसको मिट्टी को क्या बोलते हैं? कछार मिट्टी बोलते थे। और कछार मिट्टी क्या बहुत उपजाऊ होता है, इसलिए वहां पर बाहरी आक्रमणकर्ता जो होता है बहुत ज्यादा आकर्षक हुआ करते थे, इसलिए भारत की ओर आकर्षित हुआ करते थे। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? देख लो कृषि अर्थव्यवस्था किस तरह से, हम आगे कृषि अर्थव्यवस्था किस तरह से है देख लो। मुख्य फसल यहाँ पर क्या है? गेहूं, जौ, तिल, सरसों, मटर। मुख्य फसल यानी कि हड़प्पा सभ्यता में क्या क्या मुख्य फसल था? गेहूं था, जौ था, तिल था, सरसों था, मटर था। यहाँ तक बातें समझ आ रही है? चावल लोथल और रंगपुर में चावल की भूमि का प्रमाण मिले। चावल कहाँ मिले? लोथल में और कहाँ रंगपुर में चावल की भूमि का प्रमाण मिले। फिर कपास एक प्रमुख फसल मोहनजोदड़ो में बुने हुए कपड़े का अवशेष मिले। यहाँ पर देगा कि मोहनजोदड़ो में कौन कौन सी चीजें नहीं मिली, यहाँ पर ऐसे दे देगा, या फिर कौन कौन सी चीजें मिली नहीं मिली है और कौन कौन सी चीजें मिली है। इस तरह के ऑप्शन में आपको छांटने के लिए दे देगा। यहाँ पर बहुत सारे फंसने के आपको चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। बातें समझ में आ रही है? यहाँ पर चावल लोथल है, लोथल फिर मैंने बताया कहाँ है? लोथल ये गुजरात है। गुजरात में है। फिर क्या रंगपुर भी कहाँ है? रंगपुर भी कहाँ है? रंगपुर महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में है। चावल की भूसी का प्रमाण मिला है। चावल की भूसी का प्रमाण कहाँ मिला? यानी कि लोथल और रंगपुर में। यहाँ तक बातें समझ में आ रही है? चावल की भूसी का प्रमाण मिला, इसलिए कहा जाता है कि वहाँ चावल भी उगाई जाती थी, धान भी उगाई जाती थी। यहाँ तक बातें समझ में आ रही है? ये तो कपास एक प्रमुख फसल है। कपास एक प्रमुख फसल है। क्या प्रमुख मोहनजोदाड़ो में बुने हुए कपड़े का अवशेष मिले हैं? ठीक है, कपास के अवशेष मिले कहाँ? मोहनजोदाड़ो में बुने हुए कपड़े, कपास से बुने हुए कपड़े को मिले प्रमाण कहाँ मिले? मोहनजोदाड़ो मिले। इससे पता चलता है कि वहाँ कपास की भी खेती होती थी। यहाँ पर तो यही अंदाजा लगाया जाता है जहाँ जिस चीज का प्रमाण मिला, मान ले जाए कि आज मैं यहाँ हूँ, आज से 100 साल के बाद मेरा अगर कुछ ऐसा खुदाई होता है
तो खुदाई में वैसा कुछ मिलेगा तब उसी हिसाब से मेरा प्रमाण लगेगा कि नहीं यहाँ पर पहले ये चीज इसी तरह से हुआ करता था। प्रमाण तो यही लगाना है ना, वो तो साक्ष्य देखता है, पर एविडेंस देखता है कि हाँ इस चीज यहाँ पर ऐसे हुआ। इतिहासकार तो तभी मानते हैं जब तक वहां पर कोई साक्ष्य नहीं मिलेगा तब तक उसका कोई इतिहास नहीं है। यहाँ तक बातें समझ में आ रही है। फिर आ गया जाओ यहाँ पर तकनीक टेक्नोलॉजी देखो, यहाँ पर कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल किया जाता है, इस तरह से हल हुआ करता था। हल का पहले यही चीज है, देखो हल। यहाँ पर देखो हल के पहिया है, यहाँ पर ये देखो हल है। यहाँ पर ही देखो ये हल है। ये हल में क्या, खेत जोतने के लिए हल का प्रयोग, खेत जोतने के लिए हल का प्रयोग काली बंगन में हुए। बनावली से मिट्टी का बना हुआ हल मिला। बनावली कहाँ है, ये है हरियाणा में, ये हरियाणा में। यहाँ क्या मिला, मिट्टी का खिलौना, हल का, मिट्टी का, मिट्टी का बना हुआ, मिट्टी का बना हुआ हल का खिलौना। हल का खिलौना, हल का खिलौना कहाँ मिला, तो हरियाणा से मिला। कहाँ, बनावली से मिला। बनावली कहाँ पड़ता है, हरियाणा में पड़ता है। फिर यहाँ देखो कालीबंगा में, कालीबंगम क्या मिला, जुते हुए खेत के प्रमाण मिले। कालीबंगम क्या, जुते हुए खेत का प्रमाण, जूते खेत का प्रमाण मिला। यहाँ तक बातें समझ, जुते हुए खेत का प्रमाण मिला कहाँ, तो ये कालीबंगा। कालीबंगा पड़ता कहाँ, तो ये पड़ता है राजस्थान में। एक पड़ता है राजस्थान में। कालीबंगा में क्या मिला, चूड़ी का प्रमाण मिला। कालीबंगा में क्या मिला, तो यानी कि तांबे का प्रमाण मिला, यानी कि तो वहां से तांबे की उत्पादकता वहां ज्यादा होती थी। राजस्थान की खेतड़ी के पास कालीबंगा में ही मिला। मैं आगे आपको और आगे बता रहा हूँ। फिर मैं आगे आप बता रहा हूँ, वहीं पर कालीबंगा से ही मिला। हड़प्पा में ही क्या, और पालतू जानवरों का मिला, प्रमाण मिला है कि आज हड़प्पा के लोग भी पालतू जानवर रखते थे। यहाँ तक बात समझ, पालतू जानवर में क्या क्या रखते थे, पालतू जानवर रखते थे वहां पर। क्या मिलता था, जैसे बनावली से मिट्टी के बने हुए हल्की खिलौना मिला। दूसरा मिली कुओं से पानी निकालकर छोटे पैमाने पर नदियों का पानी नहरों में डालते थे। नदियों के पानी क्या नहर में डालते थे, नहीं कि जैसे नदी बना, नदी से नहर बना, और नहर से क्या कुआं बनाकर रखते थे, वहां डालते थे, ताकि क्या वहां पर कुआं का पानी सोर्स बना रहे, और ताकि आगे इसका जीवन यापन चलते रहे। यहाँ तक बातें समझ में आ रही है आपको। फिर आगे क्या है, खाद में जौ तिल गेहूं चावल भूसी के बचे हुए कानों मिले। एक साक्ष भी मिले, चावल की बड़ी खेती के साक्ष मिले। यहाँ तक बात समझ आ रही है। कृषि अर्थव्यवस्था में कृषि के अंतर्गत ये भी आता है क्या, यानी कि मवेशी पालना। मवेशी मतलब क्या होता है, यानी कि अ, दोनों स्तरों पर विकसित किया गया। मोहनजोदड़ो के लोथल जैसे स्थानों पर क्या मिला, यहाँ पर देख लो, बस कोई साक्ष्य नहीं है। हल चलाने जुताई हुई खेत चिन्ह को देखने मिलता है, संकेत मिलता है कि यहाँ हल से खेती होती थी। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। और हल से जब खेती में होती थी, लोथल और रंगपुर में, यहाँ गए देखो, लोथल और रंगपुर में क्या मिला,
जैसे लोथल और रंगपुर में क्या मिला, यहाँ पर देखो लोथल है, लोथल में क्या मिला, लोथल में क्या मिला, कपास की खेती मिली। लोथल में मोहनजोदड़ो में कपड़े की टोकरा मिला थी। इसके अतिरिक्त मोहनजोदड़ो के लोग थे क्या, मछली और पशुओं का मांस भी हड़प्पा के लोग आहार का हिस्सा था। क्या हड़प्पा मछली और मांस, यहाँ पर देख लो क्या मोहनजोदड़ो में थे क्या, मछली प्लस मांस को आहार के रूप में लेते थे, आहार के रूप में आहार के रूप में लेते थे। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। हड़प्पा के लोग मछली भी खाते थे, ऐसा नहीं कि सिर्फ वेजिटेरियन थे, मछली भी खाते थे, मांस भी खाते थे। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। यहाँ तक बहुत कम किताबें, यहाँ तक कोई बताएगा कि इस तरह के लोग वहाँ होते थे, मैं बता रहा हूँ। इसलिए यहाँ पर ध्यान देने की बात है, यहाँ पर किस तरह से मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर सारे इतना 3D, अब बिल्कुल 3D फिगर की तरह तक मैं बता रहा हूँ। आगे से क्या हुआ, आगे जब नेक्स्ट क्लास लूंगा तो वहाँ पर मैं आपको पूरा वीडियो दिखाऊंगा, यहाँ पर पूरा यूट्यूब चला करके। यहाँ तक बातें समझ में रही है, समझ में आ रही है ना। फिर आगे क्या है, फिर देखो यहाँ पर कला और शिल्प क्या आता है। यहाँ पर कला में क्या क्या चीज होता है, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर कला क्या चीज, देख लो कला, कांस्य नर्तकी यानी क्या, लॉस बैक्स तकनीक और हाथ में चूड़ियां, नृत्य मुद्रा में। देखो यहाँ पर हाथ में चूड़ियां है, ये हाथ में चूड़ियां है, लास्ट वैक्स तकनीक, हाथ में चूड़ियां और नृत्य मुद्रा में, यानी कांस्य नर्तकी। क्या कांस्य की मूर्ति बनाई गई क्या, नर्तकी के रूप में, कि यहाँ पर इस तरह के मनोरंजक करता हुआ करते थे। मनोरंजन करने के लिए भी क्या एक नर्तकी को तरह ट्रीट किया, तो वहाँ पर नर्तकी लोग भी रहते थे क्या, यानी कि आम लोगों को मनोरंजन के लिए। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। फिर आगे क्या है, क्या आ गया है, यहाँ पर देखो यही चीज जो था, ये मैंने आपको यहाँ पर बोर्ड पर लगा दिया। यहाँ तक बात समझ में, यहीं पर जो था, यहाँ पर मैंने ये सब सारा सब कुछ 3D प्रिंटेड में आपको यहाँ पर लगा दिया। यहाँ तक बात समझ में आ रही है यहाँ पर। फिर देखो इसी में क्या है, हड़प्पा के लोग लोहे के अतिरिक्त सभी प्रकार के धातुओं से परिचित थे। लोहे के अतिरिक्त, नहीं कि हड़प्पा के लोग जो थे लोहे के पहनावा नहीं करते थे, लोहे के बारे में नहीं जानते थे। कौन से लोग, हड़प्पा के लोग, नहीं कि लोहा से परिचित नहीं थे। लोहा से परिचित मैं आगे बताऊंगा, लोहा से परिचित कैसे थे। तो गंगा जब द्वाब आओगे गंगा में, तो फिर वहां लोहे के कारण जो क्या है, वहां जनपदों में जब लड़ाई हुआ जाता था, वहीं पर होता है लोहे के कारण होता था। वहां पर सबसे ज्यादा लोहा पाया जाता था, इसलिए यहाँ के लोग जो क्या, मगध के लोग सबसे ज्यादा मजबूत हुआ करते थे क्या, इसलिए क्योंकि यहाँ पर लोहे के सब कुछ मिल जाता था। भाला हो, गड़ासा हो, गंडास हो, खंती हो, कुदाल हो, सब कुछ लोहे का भरपूर मात्रा यहाँ मिलता था। यहाँ तक बातें समझ में आ रही है यहाँ पर। फिर आगे आ जाओ, यहाँ पर क्या है, दाढ़ी वाला पुरुष यानी पत्थर की मूर्ति, ध्यान मग्न मुद्रा, दाढ़ी वाला पत्थर की मूर्ति, ध्यान मग्न मुद्रा और कसीदाकारी शॉल। यहाँ पर देख लो, दाढ़ी वाला पुरुष है, देखने पर कितना अच्छा से एकदम स्मार्ट सा दाढ़ी एकदम यहाँ पर रखा हुआ है, दाढ़ी है ये। यहाँ पर देखो शॉल है, शॉल है ना, यहाँ पर शॉल है, शॉल पर क्या, देखो ये फोटो बना हुआ है, देखो यहाँ पर शॉल है। और शॉल में क्या, कसीदाकारी, कसीदाकारी यानी कि इस पर काम किया गया शॉल है, यानी कि इस पर बुनकर के बुनकरों द्वारा काम किया गया, जड़ी बूटियों के द्वारा इसे लगाया गया शॉल है। यहाँ पर सोच लो, उस टाइम 3000 4000 साल पहले के लोग इस तरह के लोग रहते थे। आज आज जो जमाना रहता था, आज हम लोग कितना से कितना एडवांस हुआ करते थे। बातें समझ में आ रही है यहाँ पर। फिर मैं बताऊंगा क्या, सोने की वस्तुओं में मोती, बाजूबंद, सुइयां और अन्य गहने शामिल थे, परंतु सोने से ज्यादा चांदी का उपयोग अधिक प्रचलन में था। यहाँ पर देखो मन के आभूषण, यहाँ जाओ मनके और आभूषण में आ जाओ। चौनुदड़ो और लोथल में मनके से बनाने वाले कारखाने, कार्नेलियन सोना, यहाँ पर देखो
यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर क्या है, सोने से बने मनके। तो देखो यहाँ पर देखो, ये सोना है, सोने से बन के मनके, मनके मतलब क्या, लॉकेट कहते हैं। जैसे यहाँ पर ये ये सोना है, यहाँ पर क्या, ये लॉकेट बना दिया, ठीक है, तो इसको मनके कहते हैं। इसको क्या चीज का मिला, सोने का मिला। सोने वहां पर होता था, लेकिन ज्यादातर में क्या चीज यूज करते थे, चांदी वहां पर ज्यादा यूज करते थे। इसलिए चांदी इसलिए ज्यादा यूज करते थे, एक तो चांदी, जब मेसोपोटामियस जो शहर से जो व्यापार करने के लिए आते थे, तो फिर क्या, मेसोपोटामियस जो आते थे वहां से चांदी लेके आते थे, और यहाँ वस्तु विनिमय प्रणाली के तहत वहां से चांदी लेके आते थे, और यहाँ से अपना वो अपना जरूरतों को सामान ले जाते थे। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। यहाँ पर फिर आगे क्या है, चांदी का अधिक उपयोग प्रचलन में थी। यहाँ पर देखो बाजूबंद, यहाँ पर देखो बाजूबंद था, यहाँ पर, यहाँ पर देखो बाजूबंद, बाजूबंद क्या, वहां पर भी एक, आज भी देख रहे होगे, आज का मैं तो अपना गांव जाता हूँ तो पहले देखता था, अब तो नहीं मिलता ये सब देखने को। यहाँ पर जो है बाजू में महिलाओं के द्वारा बाजूबंद चांदी के या सोना का, जिसका जो हुआ, इसको जितना अपना पैसे के हिसाब से या तो फिर इस तरह ज्वेलरी के हिसाब से यहाँ पर लोग पहनते थे। यहाँ तक बात समझ रही है? बाजूबंद यहाँ पर क्या, ज्वेलरी पहनते थे यहाँ पर लोग। फिर आगे आ जाए, यहाँ पर बाजूबंद, सुइयां और अन्य गहने शामिल थे। चांदी ज्यादा उपयोग प्रचलन में था। चांदी के गहने तस्तरियां इत्यादि प्राप्त हुए। तांबे के औजार और अस्त्र बड़ी संख्या में प्राप्त हुए। यहाँ पर देख लो तांबे का औजार है, नहीं दिया है। तांबे के औजार बनाया था। तांबे का औजार कैसा बनाया जाता था, ऐसा बना दिया, तांबे का औजार ऐसा बना दिया, फिर बना दिया तांबे का औजार ऐसा बना दिया, तांबे का ये औजार ऐसा बना दिया, ये तांबे का औजार है, यहाँ पर हत्था बना दिया, ये तांबे का औजार बना था इस तरह से। यानी कि सबसे ज्यादा हड़प्पा सभ्यता में सबसे ज्यादा औजार मिलता था तांबे का, और सबसे ज्यादा यूज क्या चीज का होता था, चांदी का। बट सबसे ज्यादा यूज चांदी का होता था, लेकिन कुछ अमीर लोग जो क्या पहनते थे, सोने का ज्यादा लोग पहनते थे। इसलिए अब समझ में आ गया। और सोने कहाँ मिलता है, कर्नाटक के कोलार में सोने ज्यादा उत्पादन होता है, वहां पर दक्षिण से सोना आता था। यहाँ तक बातें समझ में आ रही है। समझ रहे हो क्या, कुल्हाड़ी हुआ, यहाँ पर देखो कुल्हाड़ी हुआ, यहाँ पर देखो फिर आरी बता देता हूँ, यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो इस तरह से आरी बना देता था। क्या ये सब क्या मिला, कॉपर के मिलता था, तांबा के मिलता था, यहाँ पर सबसे ज्यादा औजार मिलता था क्या चीज के लिए, तांबा का। यहाँ पर किस लिए मिलता है, यहाँ तक बातें समझ में आ रही है। ये सब जो ज्यादा सुरक्षात्मक पड़ती थी, यानी कि लड़ाई करने के व्यू से वो लोग नहीं थे, सुरक्षा की पड़ती, कोई आएगा तो अपने मैं अपने आप को सुरक्षा कर पाऊंगा। यानी कि सुरक्षा इस दृष्टि से भी, अगर जंगल में जाऊं, वहाँ पर जंगल रहे तो पेड़ पौधे काट कूट करके जो भी हो वहां पर रहने के लिए रैन बसेरा बना सके। यह भी बात समझ में आ गया यहाँ पर। फिर आगे आ जाओ, यहाँ पर आगे, यहाँ पर देखो, ये मनके बनाने का प्रमुख कलाकारी जो था, यहाँ पर क्या है, प्रमुख कला के बहुमूल्य पत्थरों और रत्नों से मोती। यहाँ पर क्या है, बहुमूल्य पत्थर, ये मोती है, ये देखो ये लॉकेट में जो है ये मोती है, ये बहुमूल्य पत्थर ये हुआ करते थे। यहाँ पर जो इसको मैं ग्रीन कलर से, ब्लू कलर से, यहाँ पर देखो ये, यहाँ पर देखो इस तरह का लॉकेट बना हुआ था। लॉकेट जो सोना का है, उसमें उसमें क्या, हीरे और मोती वहां पर लॉकेट में जो यहाँ पर बनाया जाता था। यहाँ तक बातें समझ में आ रही है। फिर आगे क्या है, बहुमूल्य पत्थरों रत्नों से मिट्टी गोमेट होता था, कार्नेलियन, गोमेट और कार्नेलियन। मोती बनाने के लिए रिस्टेटाइट का उपयोग किया जाता था। यानी क्या, स्टीएटाइट, मोती बनाने के लिए स्टीएटाइट, इसको बनाने के लिए क्या चीज का उपयोग किया जाता था, स्टीएटाइट। स्टीएटाइट का उपयोग किया जाता था। यहाँ पर बातें समझ में आ रही है यहाँ पर।
स्टेटाइट। फिर आगे जो है क्या सीधा कार्य दुशाला। कुछ विद्वानों का मत ये है कि पुरुषों और महिलाओं की बड़ी संख्या में मिट्टी की मूर्तियां प्राप्त हुई। महिलाओं की मूर्तियों की संख्या में पुरुषों की मूर्तियां से अधिक, और ऐसा माना जाता है कि मातृ देवी की पूजा होता था। इसमें अतिरिक्त पक्षियों, गायों, कुत्तों, भेड़ों, पालतू पशुओं, कुबड़ सहित बैल रहित मूर्तियां नमूने प्राप्त हुए। फिर भी इस नमूने पक्की मिट्टी की बनी मूर्ति हो। वहां पर क्या है, यहाँ पर जो है हड़प्पा में ही ज्यादातर किसकी मूर्ति मिली है, महिलाओं की मूर्ति है। इसलिए यहाँ से पता चला गया जैसा था, वहाँ पर क्या कि वहाँ पर मातृ देवी की पूजा होती थी। पूजा प्रति जो थे अनेक महिलाओं के प्रति ज्यादा आकर्षित थे, मातृ देवी की पूजा करती थी। वहीं पर मातृ देवी से वहीं से क्या एक महिलाओं को योनि में क्या उगे हुए पेड़ का प्रमाण मिला है कि महिलाओं की योनि में उगे हुए पेड़, इसलिए मातृ देवी को वहां लोग पूजा करते हैं। एक पेड़ ऐसा मिला है कि दंडवत, इस तरह से दंडवत प्रणाम करके क्या वहां पर पेड़ों को ज्यादा महत्व दिया गया कि नहीं, यहाँ के लोग पेड़ों को ज्यादा महत्व देते हैं, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए यहाँ पर लोग पूजा करते हैं। यहाँ तक बातें समझ में आ रही है, इस तरह के लोग यहाँ पर होते थे। फिर आगे आ जाए यहाँ पर मिट्टी के बर्तन बर्तन बनाना हड़प्पा काल के लोगों का एक प्रमुख उद्योग था। यानी कि मिट्टी का बर्तन बनाना जो है, मिट्टी का बर्तन बनाना यहाँ पर देख लो, मिट्टी के बर्तन बनाना। मिट्टी के बर्तन बनाना वहां पर क्या प्रमुख उद्योग हुआ करता था। मिट्टी के बर्तन बनाना यानी कि हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख उद्योग था। मिट्टी के बर्तन बनाते थे और उसको अपना बेचते थे, वो अपना उद्योग के रूप में, बिजनेस के रूप में वहां पर काम करते थे। यहाँ तक बात समझ में आई। ये मुख्य रूप से चाक, पहियों और फर्श बनाते थे। यानी कि यहाँ पर चाक और पहिया बना करते थे। इस तरह से चाक और पहिया हुआ करता था। इस तरह से यहाँ पर चाक और पहिया हुआ करता था। यहाँ पर चाक और पहिया घुमाते थे और यहाँ पर क्या इस तरह के लोग, यहाँ पर ही इस तरह से लोग बनाते थे। यहाँ पर बातें समझ में आ रही है। यहाँ पर तो नीचे चाक और पहिया ऐसे ऐसे जो घुमाते हैं ना, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके जो घुमाते हैं, ऐसे ऐसे करके, यहाँ पर क्या चाक और पहिए पर बर्तन बनाया जाता था मिट्टी में। आज भी देखना कहीं अगर जो मिट्टी का बर्तन बनता है तो वहां पर जाकर देखना कितनी मेहनत से वो लोग अपना इस तरह से बर्तन बनाते हैं और कितनी मेहनत से अपना खून पसीना एक कर देते हैं। इतना मेहनत लगता है, सबसे ज्यादा मेहनत लगता है उसको मिट्टी को गूंथने में लगता है। मिट्टी को गूंथने में इतना मेहनत लगता है कुछ कहना नहीं आ रहा है। पूरा पूरा मिट्टी, महीन मिट्टी चाहिए, मिट्टी को एक अलग से मिट्टी बनाया जाता था। इस तरह के वहाँ लोग पूजा करते थे, वहां पर लोग उद्योग करते थे। आज भी ये उद्योग प्रचलन में है गाँव देहात में, इस बात को मानना एक्सेप्ट करना चाहिए। आज भी हम अगर जहाँ चाय पीते हैं, अगर जो सच्चा अगर जो कोई चाय पीता है तो कहता है कि नहीं देश हित में हम लोग चाय पी रहे हैं, तो चाय को क्या पेपर कप हुआ या फिर डिस्पोजल वाला हुआ, वो सब के नहीं यूज करके क्या वो कुल्हड़ वाला चाय पीता है। वहां पर क्या कुल्हड़ जो बनाता है, उससे कौन बनाता है कुल्हड़, हमारे गांव के छोटे मजदूर लोग बनाते हैं, छोटे छोटे कसीदाकारी लोग बनाते हैं। या फिर क्या हर जगह जगह एक रोजगार डेवलप होगा। इसलिए कहीं भी मैं कहता हूँ कहीं भी चाय पियो या फिर लस्सी पियो, कहीं पियो कुल्हड़ में पियो। इसलिए कुल्हड़ में पीने के बाद एक तो पर्यावरण नुकसान नहीं होगा उससे, अब पर्यावरण नुकसान नहीं होने के पश्चात क्या होगा, हमारे गांव के जीडीपी इकोनॉमी वृद्धि होगी। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। इस तरह से यहाँ पर मैं कर रहा हूँ, सिर्फ कहने और बोलने से नहीं होगा। मैं चाइनीज सामान को मैं बहिष्कार करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ। बहिष्कार करने से अपने आप में उस चीज को ढालना होगा, अपने आप को उस चीज को करना होगा। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। इसलिए कहीं पियो, चाय पियो, लस्सी पियो, जो भी पियो कुल्हड़ में पियो। और कुल्हड़ में तो पर्यावरण नुकसान नहीं होगा। और पर्यावरण नुकसान नहीं होगा इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे देश के इकोनॉमी और जीडीपी वृद्धि होगी, और छोटे छोटे किसान, कुटीर उद्योग वाले क्या उसको पैसा ग्रोथ होगा, तो नए नए रोजगार के अवसर मिलेंगे। यहाँ तक बातें समझ में आ रही है। फिर आगे क्या है, मातृ देवी पूजा के समय प्रत्यक्ष प्रमाण मिला है। यानी क्या मातृ देवी के प्रत्यक्ष प्रमाण मिले हैं क्या, यहाँ पर महिलाओं की पूजा होती थी, मातृ देवी की पूजा होती थी, ये प्रत्यक्ष प्रमाण मिले। यहाँ पालतू जानवरों के मिले। इसके अतिरिक्त पक्षी हुआ, पक्षी हुआ, पक्षी को प्रमाण मिले हैं। फिर क्या
कुत्तों भेड़ों, कुत्तों, कुत्ता, कुत्ता, भेड़, कुत्ता भेड़, पालतू पशुओं, पालतू पशुओं, पालतू पशुओं, कुबड़ वाला बैल, कुबड़ वाला बैल आदि के प्रमाण मिले। यहाँ तक बातें समझ में आ रही है? यहाँ पर ये चीज इस चीज का प्रमाण मिले। यहाँ पर देख लो, गाय का प्रमाण नहीं मिला, घोड़े का प्रमाण नहीं मिला। यहाँ तक बातें समझ में आ रही है? घोड़े का कोई प्रमाण नहीं मिला यहाँ पर। कहाँ? यानी कि हड़प्पा सभ्यता में घोड़े का कोई प्रमाण नहीं, वहाँ पर घोड़े के लोग पालते थे, या तो फिर घोड़े के लोग यूज करते थे अपना सवारी में, या तो फिर आक्रमणकारी में। इस तरह के लोग कहीं कोई यूज नहीं करता था। सबसे पहले तक यहाँ पर हड़प्पा वृद्धि कैसे होगा? यहाँ पर देख लो, यहाँ पर एक हड़प्पा नाम की जगह है, हड़प्पा नाम का जगह है। यहाँ पर जो था, सबसे पहले देख लो, हर चीज को आदमी, हर आदमी हर चीज एक तरह से अपना घर में नहीं उगाता। जाने के लिए यहाँ पर क्या करना पड़ता है? मान लीजिए एक गांव यहाँ है, 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 एक गांव यहाँ है। ये सब क्या है? गांव है, गांव है ये सब, गांव है, गांव है। यहाँ पर जो था, आवागमन के लिए, विनिमय प्रणाली के लिए, एक दूसरे से सामानों को खरीदने के लिए, यहाँ पर क्या, इतना दूर से इतना दूर जाना पड़ेगा, इतना दूर से इतना दूर जाना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ आना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता का विकास कैसे हुआ, यहाँ पर देखना होगा। हड़प्पा सभ्यता का विकास क्या हुआ? ये बोला भाई मैं यहाँ जाता हूँ, इधर से ये बोला भाई मैं यहाँ जाता हूँ, इधर से ये बोला भाई मैं यहाँ जाता हूँ, इधर से बोला मैं यहाँ जाता हूँ, यहाँ से ये बोला यहाँ जाता हूँ, यहाँ से यहाँ जाता हूँ। इसलिए इस तरह से, यानी कि क्या, एक वस्तु विनिमय प्रणाली का वहाँ पर एक डेवलप हुआ। वहाँ पर सारे लोग, फिर यहाँ जब, आजकल गांव में क्या होता है, गांव में कहीं अगर जो छोटा सा 2-3 गांव है, तो वहाँ पर देखें 2-3 गांव जहाँ पर होगा, वहाँ पर एक छोटा सा मार्केट जैसा डेवलप हो जाता है। वहाँ पर एक दुकान खोला, नहीं वहाँ पे मिल जाएगा, फिर 2 दुकान खोला, फिर तीसरी दुकान खोला, वहाँ पर धीरे धीरे मार्केट का डेवलपिंग हो जाता है। इस तरह हड़प्पा जो डेवलप हुआ, इसी तरह से डेवलप हुआ यहाँ पर बातें समझ में आ रही है किस तरह से डेवलप हुआ हड़प्पा? ये मैं बता रहा हूँ आपको। फिर मैं आगे आ जाऊँ यहाँ पर, बताओ ना। देखो, पता है ना, यहाँ पर देखो व्यापार और वाणिज्य कैसे हुआ था। यहाँ पर जो मेलुहा, मेलुहा जो है, मेलुहा आ गया ना। मेलुहा किसको कहते हैं? मेलुहा हड़प्पा को कहते हैं, हड़प्पा। मेलुहा जो क्या है, यहाँ पर जाता था, मगान, दिलमुन, क्या मेसोपोटामिया, मकरान तट में जो है यहाँ पर, इसको कहाँ है, ये भी ग्वादर बंदरगाह, ईरान, ईरान में है। ईरान में कहाँ है? तो ग्वादर बंदरगाह जो आजकल है, ग्वादर बंदरगाह जो हमारे भारत के लीज पर ले रखा है, वहां पर उसको पूरा डेवलप कर रहा है ग्वादर बंदरगाह। ग्वादर पोर्ट कहाँ है? ईरान में है। उसको क्या कहते हैं, यानी कि मगान, यहाँ पर मगान लिखा हो, उस पर क्या मकरान का बोलते हैं, मकरान है, दिलमुन है। यानी कि हड़प्पा से मेसोपोटामिया जाने के लिए 2 जगह स्टॉपेज हुआ करते थे, एक दिलमुन में, एक मकरान में। यहाँ तक बात समझ, एक दिलमुन में, एक मकरान में। इस तरह दिलमुन कहाँ है? यह है तुर्की में। आ जाओ, तुर्की में। यहाँ पर क्या, एक ईरान में रुकते थे, ईरान अफगानिस्तान ईरान के बॉर्डर पर है, अब ईरान में है। और फिर ये तुर्की में दिलमुन, फिर यहाँ मेसोपोटामिया जाते थे। यानी कि यहाँ से जो
नाव पर सामान लेते थे, यहाँ पर एक जगह स्टॉपेज था, यहाँ पर एक जगह स्टॉपेज था, फिर मेसोपोटामिया पहुंचता था। यहाँ तक बातें समझ में आ रही है। फिर आगे क्या है, इसका मेसोपोटामिया अभिलेखों में हड़प्पा क्षेत्र को मेलुहा कहा जाता था। पता है हड़प्पा क्षेत्र को क्या मेलुहा कहा जाता था। यहाँ तक बातें समझ में आ रही है। फिर आयात निर्यात क्या है, निर्यात में सूती वस्त्र, हाथी दांत, मनके और इमारती लकड़ी, यानी क्या, यहाँ से जो हम भेजते थे, क्या भेजते थे, सूती वस्त्र भेजते थे, हाथी के दांत भेजते थे, लकड़ी भेजते थे, और क्या, मनके भेजते थे, यानी कि मोती भेजते थे। कहाँ भेजते थे, यहाँ मोती जो मोती से कर्नाटक में जो क्या, कोलार से वहां पर मोती बहुत सारा होता था, वहां से आपको यहाँ ला करके, कर्नाटक क्या, कर्नाटक यहाँ, कर्नाटक से यहाँ लाते थे, और यहाँ से क्या निर्यात करते थे, कहाँ के लिए, मेसोपोटामिया के लिए। मेसोपोटामिया से क्या आता था, वहां से चांदी भर भर के आता था। यहाँ पर देखो, चांदी हुआ, ऊन हुआ, और बहुमूल्य पत्थर हुआ। मेसोपोटामिया से क्या क्या जाता था, चांदी आता था, ऊन आता था, और बहुमूल्य पत्थर के आयात होते थे वहां से। इसलिए यहाँ का था, पहले तो कोई रुपया चलता था, पहले तो मुहर लगता था ना। आजकल ना रुपया चलता है 100, 200, 500, 1000, 2000 जितना का। पहले रुपया नहीं चलता था, ठीक है, एक दूसरे से विनिमय करते थे, यानी कि तुम चांदी दे दो, हम सोना दे देंगे, मोती दे देंगे, तुम ऊन के कपड़े दे दो, मैं तुम्हें लकड़ी दे दूंगा, तुम चावल दे दो, मैं गेहूं दे दूंगा, तुम आटे दे दो, मैं दाल दे दूंगा। इस तरह से विनिमय करके अपना जीवन यापन करते थे। यहाँ तक बातें समझ में आ रही है। फिर गया आंतरिक स्रोत क्या है, आंतरिक स्रोत देखो यहाँ पर आइए ना, सोना कहाँ, कोलार कर्नाटक में होता था, और तांबा कहाँ, खेतरी राजस्थान में हुआ था। यहाँ तक, तांबा कहाँ, खेतरी राजस्थान में, और सोना कर्नाटक में हुआ करता था। यहाँ तक बातें समझ में आ रही है, इस तरह से देख लो। फिर आगे क्या है, फिर आगे यहाँ पर आ जाओ, फिर देखो आगे क्या है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर बताया था ना, यहाँ पर क्या देखो, अर्ध अज्ञानी की आंख, आधा आंखें बंद है, और क्या पूरा बैठे हुए हैं, मतलब क्या, ध्यान मुद्रा में बैठे हुए हैं, यहाँ पर कि लोग ध्यान लगा रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं इस, यहाँ पर इस तरह की मूर्ति, दाढ़ी वाला देखो, पत्थर की मूर्ति, ध्यान मग्न मुद्रा में, ध्यान मग्न मुद्रा, क्या इनकी आंखें जो है आधा बंद है। यहाँ तक बातें समझ में आ रही है। यहाँ पर देखो, इनके तीन सिर है, तीन सिर है, एक सिर ये हुआ, एक सिर ये हुआ, एक सिर ये हुआ, तीन सिर है ना, मन के और आभूषण में। तीन सिर में क्या हुआ, क्या है, चारों चारों तरफ हाथी, बाघ, गैंडा और भैंसा बैठे हुए हैं। हाथी, बाघ, गैंडा और एक भैंसे जैसे जानवर से घिरा हुआ है, घिरा हुआ है। परंतु कुछ विद्वानों के इस पर मतभेद है। यहाँ तक बातें समझ में आ रही है, यहाँ तक। फिर आगे आ जाओ, यहाँ पर क्या कहता है, मुद्रा आंतरिक, अंदर और बाह्य विदेशों में दोनों तरह के व्यापार का तंत्र, जाल, नेटवर्क, की आबादी खाद्यों और अन्य जरूरी चीजों के लिए अपने आसपास गांवों पर निर्भर थे। यहाँ तक बात समझ बताया ना, आसपास गांवों पर निर्भर है। यहाँ क्या देखो, आसपास, यानी खाद्य तंत्र के लिए अपने आसपास गांवों पर निर्भर है। इस तरह से बात समझे, अपने आसपास के अपने गांवों पर निर्भर है, यानी क्या, खाद्य पर, यहाँ मान लीजिए यहाँ गेहूं होता है तो धान कम हुआ, तो यहाँ से इस गांव में जाने के बजाय क्या, सारे एक जगह, जिसको जो जरूरत है अपना, सारे एक जगह यहाँ पर चले आओ, यहाँ पर एक क्या, एक आयोजन हो चुका है, यहाँ पर एक नगर का आयोजन हो चुका है। यहाँ तक बातें समझ में आ रही है। फिर आगे क्या है, फिर आगे यहाँ पर व्यापारिक संबंध स्थापित हुए, इन चीजों का अधिक मांग हुई। ध्यान दें, शिल्पकारों ने अपनी चीजें बनाने के लिए अनेक प्रकार की वस्तु, बहुमूल्य रत्नों की जरूरत पड़ती थी, परंतु स्थानीय रूप से उपलब्ध न होने के कारण चीजों को बाहर से मंगवाना पड़ता था। तो कच्चे माल के दूसरे स्थानों पर उपस्थिति संभावित, ये संकेत मिलता है कि वस्तुएं निश्चित तौर पर उन स्थानों पर वस्तुओं के विनिमय प्रक्रिया के माध्यम से वहां पहुंचेगी, यानी कि यहाँ पर कुछ बना रहा है, यहाँ पर, यहाँ पर कोई व्यापार कर रहा है, व्यापार है, या कारीगर है, कारीगर है, या तो फिर मान लो कोई स्वर्णकारी है, सोने का वस्तु बनाने वाला, या कोई बुनकर है, यहाँ कोई बुनकर है,
अगर जो बुनकर को जरूरत है, वो क्या बुनकर को ऊनी की जरूरत है, कपड़े की जरूरत है, सुई की जरूरत है, अनेक का क्या एक नया कपड़े बनाने के लिए, नया शॉल बनाने के लिए यहाँ पर एक जगह नहीं मिल रहा। तो यहाँ पर क्या एक गांव से दूसरे गांव से जब आते जाते हैं तो क्या विनिमय के माध्यम से, भाई मेरे पास ये है, तुम्हारे पास ये है, तुम ये ले लो, हम ये ले लो, इस तरह से आपस में अपना पूरा यानी कि विनिमय के काम करते थे और अपना सब कुछ वहां पर व्यापार अच्छे ढंग से चल रहा था। यहाँ तक बातें समझ में आ रही है। फिर आगे क्या है, निश्चित तौर पर उन स्थानों पर वस्तु विनिमय प्रक्रिया के माध्यम से वहां पहुंचेंगे। इस प्रकार राजस्थान में तांबा का बहुतायत होने के कारण हड़प्पा के लोग वहाँ खेतड़ी स्थित तांबे खानों से मुख्यतः तांबा प्राप्त करते थे। कर्नाटक में सोने की पूर्ति होती थी। राजस्थान के ज्वार स्थित खाने रही। ऐसा विश्वास किया जाता है कि चांदी संभवतः हड़प्पा के वस्तुओं के विनिमय के बदले में मेसोपोटामिया से प्राप्त की जाती थी। यहाँ तक बातें समझ में आ रही है। यहाँ पर देखो सामाजिक विशेषता क्या है। सामाजिक विशेषता यहाँ पर क्या जाता है, सामाजिक विशेषता यहाँ पर क्या है, समाज में क्या विभिन्न वर्ग के शासक थे। विभिन्न वर्ग शासक, व्यापारी, कारीगर और मजदूर। कारीगरों के लिए छोटे घर बैरक मिले थे, पता है छोटे घर, कारीगरों को छोटे घर बैरक मिले थे। अब शुरू में दिखाया था फोटो, देख लें यहाँ पर। हाँ यहाँ पर देखो, कारीगर के छोटे घर, किसमें क्या कारीगर के छोटे घर मिलते थे, निचले घर मिलते थे कारीगर के लिए, क्या अपना कारीगर अपना काम करेगा और छोटे घर में रहेगा। यहाँ तक बातें समझ में आ रही है। छोटे घर और बैरक मिलते हैं। बैरक कहाँ कहते हैं, बैरक किसको कहते हैं, बैरक में जैसे जहाँ पुलिस रहता है, यहाँ पर देखा होगा पुलिस कंपनी रहती है, तो बैरक में क्या एक कमरे बनाते हैं, बहुत सारा 8 10 12 20 25 बेड दे देते हैं, उसको बैरक कहते हैं। वहाँ पर सिर्फ एक कैटेगरी के लोग वहाँ रहते हैं, सिर्फ पुलिस ही रहते हैं, पुलिस का बैरक है, सिर्फ पुलिस ही वहाँ पर रहेगा। इसी तरह से कारीगर के जहाँ बैरक रहता था सिर्फ कारीगर ही रहता था। यहाँ तक बातें समझ में आ रही है। वेशभूषा क्या था उनकी, वेशभूषा सूती था। उन्हीं कपड़ों का उपयोग पुरुष धोती शॉल पहनते थे, महिलाएं कमरबंद और पंखे के आकार का सिरो वस्त्र हेड पहनती थी। यहाँ पर देख लो, यहाँ पर देख लो, हार बाजूबंद, हार बाजूबंद, अंगूठियां और चूड़ियां अमीरों के लिए सोना चांदी, गरीबों के लिए मिट्टी हड्डी। यहाँ पर देख लो, यहाँ पर पुरुष क्या है, यहाँ पर मैं दिखाता हूँ पुरुष कैसे दिया है, नहीं दिया है। पुरुष जो है, मान लीजिए पुरुष है तो पुरुष में क्या, पुरुष अपना धोती पहनते थे, अपना शॉल ओढ़ते थे, और क्या पुरुष भी अपना केस कंघा करते थे, वो फिर कुछ वो भी ज्वेलरी वो भी कुछ पहनते थे। ठीक है, तो देखो सूती बोनी कपड़ों का उपयोग पुरुष धोती शॉल पहनते थे, और महिलाएं कमरबंद पंखे के आकार का यानी क्या सिरो वस्त्र, सिरो वस्त्र पहनते थे। देख लो यहाँ पर, यहाँ पर देख लो क्या कमरबंद पहनते थे। यहाँ पर देखो ये कमरबंद है ना, यहाँ पर देखो ये कमरबंद है, यहाँ पर ये कमरबंद है ये। और फिर देखो ये क्या पंखे के आकार का सिरो वस्त्र, यानी कि ये सिरो वस्त्र है, देखो यहाँ पर पंखे के आकार का सिरो वस्त्र है। और फिर देखो यहाँ पर ये ज्वेलरी है, ये ज्वेलरी है ना यहाँ पर, ये लॉकेट जैसा। और फिर देखो यह गरीब महिलाओं के लिए, फिर देखो यहाँ पर चूड़ी है, चूड़ी, अमीरों के लिए सोना चांदी, और गरीबों के लिए मिट्टी की हड्डी पर। ठीक है, कोई गरीब है तो मिट्टी के, यानी कि गरीब है तो मिट्टी का कुछ मिट्टी का पका हुआ मिट्टी रहता था और हड्डी बनाता था, उसको लोग पहनते थे। यहाँ तक बातें समझ में आ रही है। यहाँ पर किस तरह से वहाँ के लोग सामाजिक जीवन जीते थे, किस तरह से अपना परिधान करते थे, यहाँ तक बातें समझे। और जहाँ जेंट्स की बात है, जेंट्स भी अपना केस सजा मतलब क्या कंघे का इस्तेमाल करते थे, ऐसा प्रमाण मिला वहाँ। ठीक है, वहाँ के पुरुष भी ठीक है सजने सवरने में विश्वास रखते थे कि नहीं भैया अपना मेरा भी अपना लुक अच्छा दिखे, स्मार्ट दिखे, सारा सब कुछ दिखे। यहाँ पर बातें समझ में आ रही है। फिर आ गया जाओ यहाँ पर सामाजिक जीवन कैसा कैसा था, ये मैं आपको बता दिया। सामाजिक जीवन में क्या है, ऐसा लगता है कि हड़प्पा के लोग समाज मातृ सत्तात्मक, क्या मातृ सत्तात्मक यानी क्या महिलाओं के प्रति मातृ सत्तात्मक था, यानी कि उस घर की महिलाएं हेड हुआ करती थी। यहाँ तक बात समझ में आई, महिलाएं हेड होते थे। हम लोग क्या हम लोग पैट्रियार्की समाज में रहते हैं, और वहाँ के लोग थे क्या मैट्रियार्की समाज में आप रहते थे, लेकिन महिलाएं सब कुछ करेगी, पुरुष ना भी कुछ करे तो चलेगा।
इस सरल भाषा में यही समझ लो, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। मैं जो बता रहा हूँ बस वही समझना। यानी क्या, उस घर के हेड कौन होती थी? महिलाएं डिसाइड करती थी क्या करना है नहीं करना है। इसे मैट्रियार्की कहते हैं। फिर क्या है, मातृ देवी लोक जैसे पंजाब के सिंध और प्रांत में बड़ी संख्या में पक्की मिट्टी की बनी नारी मूर्तियां भी से भी संकेत मिलता है, क्योंकि हड़प्पा लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सके, इसलिए हम इस संबंध में कोई सीमित सूचनाओं पर ही संतुष्ट रहना होगा। यानी कि हड़प्पा लिपि को अभी तक कोई पढ़ा नहीं गया है, इसलिए जहां तक जो प्रमाण मिला गया है, जहां तरह से जो उसका व्याख्या किया गया इतिहासकारों के द्वारा, इससे पता चलता है क्या कि हड़प्पा के लोग जो थे क्या मातृसत्तात्मक समाज में रहते थे, मैट्रियार्की सोसाइटी में रहते थे। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। हड़प्पा समाज में विविध व्यवसायों से जुड़े लोग शामिल थे। इसमें पुजारी थे, योद्धा थे, किसान थे, कारीगर थे। यहाँ पर देख लो, हड़प्पा समाज में हड़प्पा समाज में हड़प्पा सभ्यता में सभी तरह के लोग रहते थे। कौन कौन से लोग रहते थे? कारीगर रहते थे, बुनकर रहते थे, व्यापारी रहते थे, किसान रहते थे, पुजारी रहते थे, योद्धा रहते थे। हड़प्पा सभ्यता में विभिन्न प्रकार के लोग रहते थे, विभिन्न व्यवसाय से जुड़े लोग रहते थे, विभिन्न व्यवसायों से विभिन्न व्यवसायों से जुड़े लोग रहते थे। कौन कौन लोग रहते थे? यहाँ पर देख लो, कौन कौन लोग रहते थे? पुजारी रहते थे, यानी कि उस टाइम भी पूजा का महत्व था, तब तो पुजारी रहते थे। योद्धा रहते थे, उस टाइम भी युद्ध करने की जरूरत पड़ता था, तब तो योद्धा रहते थे। फिर किसान रहते थे, किसान रहते थे, बुनकर रहते थे, किसान रहते थे, व्यापारी रहते थे, कारीगर रहते थे, कारीगर आदि। कारीगर, बुनकर, मजदूर, ये सब रहा करते थे कहाँ? यानी कि हड़प्पा सभ्यता में ऐसे लोगों का प्रमाण मिला। यहाँ तक बातें समझ में आ रही होगी। पूरा उम्मीद करता हूँ यहाँ तक जिस तरह से मैं बता रहा हूँ तक पूरी पूरी आपको तो बातें समझ में आ रही होगी। हड़प्पा और लोथल जैसे स्थानों पर मिले मकानों से पता चलता है, कि मकानों के ढांचों से पता चलता है क्या, कि बड़े मकान जो हुआ करते थे उसमें बड़े लोग रहते थे, और छोटे मकान में क्या, उसमें बुनकर कारीगर लोग रहते थे, मजदूर लोग रहते थे उसमें। यहाँ तक बातें समझ में आ रही है। इस प्रकार लोथल में तांबे का काम करने वाले कारीगरों, मोती बनाने कार्यशालाओं और उनके आवासीय घरों को मिलने का प्रमाण मिला है। कह सकते हैं जो लोग बड़े घरों में रहते थे वो धनी वर्ग से थे, और कारीगर क्वार्टर जैसी छोटी कोठरियों में बैरक में मजदूर वर्ग से संबंध रहते थे। यानी कि बड़े घरों में जो है किस तरह से धनी वर्ग के लोग रहते थे। आज भी देख रहे हो, जिसके पास पैसे होते हैं उनका घर क्या होता है, बड़े बड़े घर होते हैं, बड़े घर होते हैं। जिनके पास पैसे नहीं होते हैं, छोटे मजदूर टाइप के होते हैं, कारीगर टाइप के होते हैं, तो फिर कैसे घरों में रहते हैं? तो छोटे घर में रहते हैं। यहाँ तक बातें समझ में आ रही है, पता चल रहा होगा यहाँ पर। फिर आगे क्या है, उनकी वेशभूषा के ढंग से के संबंध में हमारी सीमित जानकारी उस काल के दौरान मिली। पक्की मिट्टी और पत्थर की बनी महिलाओं की मूर्तियां पर आधारित है। पुरुषों को अधिकतर जिस पहनावे में दर्शाया गया उसमें नीचे के आधे भाग में चारों ओर एक धोती से बंधी हुई और एक सिरा कंधे और बाएं बाजू के नीचे, यानी कि धोती से बंधी हुई, एक सिरा क्या, कंधे, और क्या, यानी क्या यहाँ पर, हाँ दाएं है बाएं, नीचे का आधे भाग चारों तरफ एक धोती से बंधी हुई, जिसका एक सिरा बाएं कंधे से दाएं बाजू के नीचे, हाँ यहाँ पर जो है एक तरह से बंधे हुए, और दाएं बाजू के नीचे इस तरह से, जिस तरह से बुद्ध भगवान जो पहनते थे, बुद्ध भगवान को देखा होगा, भगवान बुद्ध जिस तरह से अपना चोगा पहनते थे, उसी तरह से यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता में देखने को मिलता है। यहाँ तक बातें समझ में आ रही? वहां पर भी चोगा पहनते थे, उसको वस्त्र का नाम जो है क्या, चोगा, और उसका कलर का नाम क्या है, गेरुआ है। जो भगवान बुद्ध पहनते थे उसका कलर का नाम गेरुआ है, बट उस वस्त्र का नाम क्या है, चोगा। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। वही चोगा जो है
हड़प्पा सभ्यता में देखने को मिलती है, लोथल और हड़प्पा दोनों जगह। यहाँ तक बात समझ में आ रही होगी। फिर आगे आ जाओ, यहाँ पर क्या है, उससे नीचे आधे भाग में चारों तरफ एक, हाँ ठीक, ढीला कपड़ा का परिधान जिसके शरीर निचले भाग को ढका हुआ था। लोग सूती और ऊनी कपड़े प्रयोग में लाते थे। मोहनजोदड़ो में बुनाई किया गया कपड़ा और स्थान पर तकलियों और सुइयों से एक साक्ष्य मिला जिसका कोई कताई और बुनाई का प्रचलन नहीं था। वहां कटाई और बुनाई का कोई प्रचलन नहीं था, सुइयों से एक साक्ष्य मिला, लेकिन सुइया था, कटाई और बुनाई का कोई प्रचलन साक्ष्य नहीं मिला वहां पर। हड़प्पा के लोग सजने संवरने का शौक थे, बताया था ना, हड़प्पा के लोग सजने संवरने का भी शौक थे। वहां पर केस सज्जा सब आदि इत्यादि का, एक लाल कपड़ा में पोटरी बंधा हुआ मिला है इसमें। वहां पर जो है सारी मैं बताऊंगा, बता रहा हूँ, वो सारा सब कुछ वहां मिला। कहाँ मिला? हड़प्पा में मिला, इस चीज को लेकर के। फिर मिली पुरुषों और महिलाओं की मूर्तियां से बाल संवारने के प्रमाण मिले। पुरुष और महिलाएं अपने बाल अलग अलग तरीके से संवारते थे। लोग आभूषण पहनने के भी शौकीन थे। इसमें मुख्य तौर पर स्त्री और पुरुष दोनों द्रव्य के नेकलेस, बाजूबंद और कानों पर बूंदी मोतियां, चूड़ियां आदि। ऐसा लगता है कि धनी लोग सोने और चांदी के बहुमूल्य रत्न पहनते थे, जबकि निर्धन लोग पक्की मिट्टी के गहनों से संतुष्ट करना पड़ता था। यहाँ बात समझ आए? धनी लोग जो थे, पुरुष और स्त्री दोनों पहनते थे ज्वेलर्स। वहां पर क्या करते थे, धनी लोग सोने और चांदी के पहनते थे ज्वेलरी, और निर्धन लोग जो थे, गरीब लोग थे, वो मिट्टी के बने हुए ज्वेलरी पहनते थे। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? फिर ये धार्मिक विश्वास आ जाए यहाँ पर। धार्मिक विश्वास में क्या था, गाँव के धर्म के लोग क्या क्या करते थे, यहाँ पर आ जाओ। धार्मिक विश्वास, धार्मिक विश्वास में क्या है, एक पशुपति महादेव प्रोटो शिवा एक मोहर पर योगी की मुद्रा में जानवरों, हाथी, बाघ, गैंडा और भैंसा से घिरा हुआ है। यहाँ पर देख लो, हाथी, बाघ, गैंडा और भैंसा से घिरा हुआ है। यहाँ पर क्या, एक मोहर पशुपति। यहाँ पर देखो मातृ देवी, उर्वरता की देवी, टेराकोटा की मूर्तियां। उर्वरता की देवी मतलब क्या, कि महिलाओं की योनि में एक पेड़ उग रहा है, उसको उर्वरता की देवी कहते हैं। यहाँ तक बस में, उर्वरता की देवी उसे कहते हैं, एक महिलाओं की योनि में पेड़ उग रहा है, उसे इसलिए उर्वरता की देवी कहते हैं। उर्वरता की देवी कहते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? उर्वरता की क्या है, धार्मिक विश्वास और रीतियां यहाँ पर क्या क्या होती थी। हड़प्पा के लोग धार्मिक विश्वासों और रीति रिवाजों के संबंध में हमारी जानकारी अधिकतर में उपलब्ध मेरे मूर्तियों पर आधारित है। हड़प्पा के लोगों को धर्म को आमतौर पर जीवोपासक यानी पेड़ों व पत्थरों के उपासक के रूप में जाना गया। ठीक है, पेड़ों व पत्थरों के उपासक के रूप में जाना गया। किसे? यानी कि पेड़ों व पत्थरों के उपासक के रूप में जाना गया। क्या धार्मिक विश्वास ऐसा था। फिर आगे जाओ, हड़प्पा के विश्वास काली मिली पक्की मिट्टी और असंख्य मूर्तियों की मातृ देवी की उपासना के साथ जोड़कर दिखाया गया। यानी कि मातृ देवी, ये जो मूर्ति है, यहाँ पर क्या, एक इंसान बैठ करके यहाँ पर, यहाँ पर ये हाथ बैठ के, इस तरह से हाथ जोड़ करके ऐसे बैठा हुआ है, इनमें आपको प्रणाम करता हूँ। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? फिर आगे क्या है, अधिकांश मूर्ति महिलाओं से चौड़ी सी करधनी एवं बाघ की खाल कपड़ा और गले में हार पहन रखा है। क्या, यानी कि महिलाओं जो है, बाघ बाघ का खाल और चौड़े से यानी कि हार पहन रखा है। कौन? हड़प्पा सभ्यता के महिलाओं के लोग यहाँ पर पहन रखे हैं। यहाँ तक बातें समझ में आ रही है? फिर आगे क्या है, हड़प्पावासी पुरुष में देवता का आस्था का साक्ष्य मिला है। हड़प्पावासी पुरुष जो थे, वो देवताओं में जो आस्था व्यक्त करते थे, आस्था प्रकट करते थे, उसका साक्ष्य कहाँ मिला? यहाँ मिला, हड़प्पा वासियों मिला है। वहाँ पुरुष भी क्या, देवताओं में आस्था अपना व्यक्त करते थे। फिर आगे देखो क्या है, एक मुहर पर बनी आकृति जिसमें पुरुष के सिर पर भैंसे के सींग वाला मुकुट, पुरुष के सिर पर देखो, हाँ पुरुष का सिर है ना यहाँ पर, और भैंसे के सींग वाला मुकुट दिखाया गया है। एक मोहर है, यहाँ तक ठीक है। यहाँ पर पुरुषों के जो सिर पर भैंसे के मुकुट वाला एक मोहर बनाया गया। यहाँ तक वहां पैसे का प्रचलन नहीं था, वहां पर मोहर का प्रचलन था। समझ आता कि जितनी ज्यादा महंगी वस्तुएं उतनी अच्छी मोहर बनाई जाती थी। यहाँ तक बातें समझ, मोहर ही वहां पैसा था। इस बार इस तरह से याद रखो। फिर आगे क्या, इसमें तो भैंसे के सींग वाला मुकुट था जो यौगिक मुद्रा में बैठा था। इसके आसपास कई पशु हैं, इसके आसपास कई पशु हैं, देखो बताया था ना, इसमें आसपास कई पशु हैं, यानी कि हाथी, भाग, गैंडा और भैंसा, यानी कि चार चार पशु यहाँ पर क्या, उस मुहर में दिखाया गया। बातें समझ में आ रही यहाँ तक? फिर आगे क्या है, शिव के रूप में देखता है। ये कई विद्वानों से मतभेद है। अन्य मुहरों में सिंगे वाला, एक सिंगों वाला देवता की आकृति है। इसके बाल हवा में उड़ते हुए हैं और नग्न है। पीपल के पेड़ के शाखाओं के बीच खड़ा है, यानी कि पीपल के पेड़ है यहाँ पर, इसके बीच में खड़ा है।
बीच में खड़ा एक प्रमाण मिला है, ऐसा मूर्ति मिला है क्या, उससे उससे जो हमारे हिस्टोरियन ने खोजा है उसी को देखा है। यहाँ पर इसलिए मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर सारे फिगर मैंने आपको लिए एक एलईडी स्क्रीन पर मैंने आपको लगा दिया ताकि आपको एक विजुअलाइजेशन हो जाए ताकि हाँ ये सही है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। फिर आगे देखो, आबादी के क्षेत्र भी सिकुड़ने लगे। उदाहरणतः उत्तर काल की अवधि के दौरान हड़प्पा के लोग जो 85 हेक्टेयर में रहते थे, ये आते आते लास्ट होते होते कितने 3 हेक्टेयर में आके सिमट गए। एक 85 हेक्टेयर और कहीं 3 हेक्टेयर में आकर के सिमट गए। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। फिर देखो अन्य प्रथाएं, प्रकृति पूजा, पीपल, कुबड़ वाला बैल और क्या अग्निकुंड, काली बंगल लोथल में इसके प्रमाण मिले हैं। यानी क्या प्रकृति की पूजा में किसका पूजा करते थे, पीपल का पूजा करते थे। और हमारा राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, अभी बरगद है, लेकिन उस टाइम क्या था, उस टाइम पीपल के लोग पूजा करते थे। यहाँ तक बातें समझ में आ रही होगी। यहाँ पर अब आ जाओ समाधान प्रथाएं, किस तरह से लोग मरने के बाद समाधान करते थे, जो कहते हैं अंतिम संस्कार करते थे, किस तरह से करते थे, ये मैं आपको आगे बता रहा हूँ। यहाँ पर आगे क्या है, समाधान प्रथाएं क्या है, यानी क्या ब्यूरियल प्रैक्टिसेस। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। समान विधि में शवों को उत्तर दक्षिण दिशा में लिटाया जाता था। ठीक है, समान विधि में आज भी उत्तर और दक्षिण दिशा में आज भी कहीं कहीं क्या उसको लिटाया जाता है, फिर उसको दफनाया जाता है। फिर आगे देख लो, कब्र की सामग्री, जब विश्वास था कि जीवन मृत्यु के बाद भी, इसलिए बर्तन, आभूषण और दर्पण के साथ रखे जाते थे। वहां के लोग का ऐसा मानना था, हड़प्पा सभ्यता के लोगों का ऐसा मानना था क्या, यह मानना था कि यहाँ पर मरने के बाद फिर से कुछ नया जन्म होगा, और नया जन्म यानी कि पुनर्जन्म में वो लोग विश्वास रखते थे। पुनर्जन्म जन्म में जब विश्वास रखते थे, आज भी कई लोग गांव में लोग जो खेला दिखाने के लिए आते हैं, वहां पर भी क्या रात भर मिट्टी के अंदर गाड़ देते हैं, वहां पर मिट्टी दे देते हैं, यहाँ पर पता नहीं क्या क्या चीज करते हैं, जादू जादू ही खिलौने वाले मैजिशियन लोग जो आग करते हैं ये सब। हाँ, वही लोग जो थे, आज भी कहीं कहीं ये प्रचलन है कि पुनर्जन्म में लोग विश्वास रखते हैं। फिर कहाँ पूरा सारे 10 दिन 12 दिन तक काम सारे सब कुछ उसको ताम झाम जितना सारा सब कुछ करते हैं। तो आज भी वहां पर जो दफनाते हैं तो दफनाने में क्या मिट्टी के घड़ा रख देते हैं, पानी रख देते हैं, ये सारा सब कुछ जो एक बेसिक नीड होती है जीवन जीने के लिए, वो सारा सब कुछ क्या दफनाने के टाइम में रख देते हैं। इसलिए क्यों, क्योंकि वो लोग पुनर्जन्म विश्वास रखते हैं क्या इस जन्म में इसकी मृत्यु हो गई तो अगला किसी न किसी और जन्म में फिर जन्म होगा, किसी और चीज में जन्म होगा, नहीं कि पुनर्जन्म में लोग विश्वास रखते थे। कौन से, हड़प्पा सभ्यता के लोग। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। फिर आ जाओ विशेष खोजी क्या है। लोथल में युगल समाधान, स्त्री और पुरुष एक साथ। लोथल में है, लोथल कहाँ पड़ता है, हड़प्पा सभ्यता में लोथल एक जगह है। लोथल कहाँ है, ये गुजरात में है लोथल। और कौन सी नदी किनारे है, तो भोगवा नदी किनारे है। वहां पर जो क्या है, जुगल समाधान, यानी कि स्त्री और पुरुष को एक साथ दफनाया गया। इसका क्या, इसका प्रमाण मिला हिस्टोरियन को कि स्त्री और पुरुष एक साथ दफनाया गया है। इसका कहाँ प्रमाण मिला है, ये लोथल में मिला है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। इसे प्रदर्शित होता है, इससे यह प्रदर्शित होता है वहां पर भी एक साथ पुरुष और स्त्री एक साथ दफनाए जा सकते हैं। आज भी अगर जो कहीं पुरुष स्त्री एक साथ मृत्यु होते थे उसको एक साथ नहीं दफनाया जाता है, इसके फिर एक साथ नहीं चलाया जाता है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। फिर आएगा कालीबंगन। कालीबंगन में क्या, प्रतीकात्मक समाधान, यानी कि बिना कंकाल के बर्तन में देख लो। यहाँ पर जो है ये सारा बर्तन दफनाने के टाइम में ये सब सारा सब कुछ दिया जाता है। देखो मिट्टी के बर्तन इतना सारा है ना, इस तरह सब कुछ कहा जाता है, दफनाने के टाइम में दिया जाता है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। प्रतीकात्मक समाधान कहाँ, कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ पड़ता है, कालीबंगा ये पड़ता है राजस्थान में। राजस्थान में पड़ता है कालीबंगा। फिर आगे रोपड़ देखो, मानव के साथ कुत्ते को भी दफनाने का प्रमाण मिले। रोपड़ एक जगह है, अ, देख लेता हूँ रोपड़ कहाँ पड़ता है, भूल रहा हूँ। हम्म,
रोपड़ जो है पंजाब में पड़ता है। रोपड़ कहाँ पड़ता है? ये पंजाब में पड़ता है। पंजाब में पड़ता है। किस नदी के किनारे है ये सतलज नदी के किनारे है। ये सतलज नदी के किनारे है। सतलज नदी के किनारे कहाँ? रोपड़। वहां पे क्या मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का यानी क्या प्रमाण मिले हैं रोपड़ में। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? रोपड़ में इस तरह के प्रमाण मिले हैं। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? फिर आगे जाओ, यहाँ पर क्या है? रहस्यमय लिपि। देखा यहाँ पर क्या है? अनिकाठनीय। इसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। इसे अभी तक हड़प्पा सभ्यता का जो लिपि है उसको अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं लोग, कोई भी हिस्टोरियन कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ। जब तक लिखा हुआ नहीं है उसको पढ़ नहीं पाए हैं तो कुछ भी पता करने में मुश्किल है। या उस पर एक तो हिस्टोरियन इसी उसका व्याख्या कर देते हैं। जैसे मोहर मिल रहा है तो मोहर व्याख्या कर देते हैं कि यहाँ के लोग, जैसे मान लीजिए कुबड़ वाला बैल है तो यहाँ पर ये मोहर मिला है, यहाँ पर ये व्याख्या कर देते हैं कि हाँ कुबड़ वाले बैल के लोग यहाँ लोग के लोग पूजा करते थे। इस तरह की व्याख्या की यहाँ अलग अलग हिस्टोरियन अलग अलग तरीके से। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? फिर अपठनीय यानी कि इसको पढ़ा नहीं जा सका। भाव चित्रात्मक। फिर इसमें लगभग 400 चिन्ह, मछली, पेड़ आदि आदि के चित्र मिले हैं। यानी कि भाव चित्र, यानी मछली मिला है, पेड़ ही मिला है, बहुत सारे तरीके से चित्र मिले हैं यहाँ पर। इससे पता चलता है क्या कि मछली वहां पर खाने के लोग काम करते थे, पेड़ को वहां लोग पूजा के रूप में काम करते थे। अब कोई और चीज, कोई ज्वेलरी मिला है तो वहाँ लोग पहनने का काम करते थे। इस तरह से सारे सब कुछ मिला हिस्टोरियन के एक जगह दिखाया गया है। फिर आगे लिखने की दिशा, दाई से बाई ओर यानी कि राइट टू लेफ्ट। दाई से बाई ओर, ठीक था, राइट टू लेफ्ट यानी कि क्या राइट टू लेफ्ट लिखा जाता है। इस तरह से लिखा जाता है। दाई से बाई ओर लिखा जाता था। अब प्राप्त स्थल क्या है? मोहरों, बर्तनों और धौलावीरे के साइन बोर्ड पर। प्राप्ति स्थल जो है कहाँ मिला? मोहर, बर्तन और धौलावीरा के साइन बोर्ड पर मिला। यहाँ तक बात समझ में आई? धौलावीरा कहाँ पड़ता है? ये भी राजस्थान में पड़ता है धौलावीरा। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? फिर देखो यहाँ पर क्या है? मोहन किसी भी हवन कुंड होने का प्रमाण नहीं मिला। दफन के रीति रिवाज में धार्मिक कर्मकांड किसी भी सभ्यता का धर्म का बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। यहाँ पर इस तरह हड़प्पा कालीन स्थलों पर मिले मिस्र पिरामिडों इमारतों को मेसोपोटामिया स्थित दर में बनी शाही कब्रगाहों की तरह कोई भी इमारत नहीं। तब उत्तर दक्षिण सड़ा है जिसमें सिर उत्तर की ओर और पांव दक्षिण की ओर होते थे। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर बताया था ना, कब्र की सामग्री देखो उत्तर दक्षिण में। उत्तर, उत्तर में क्या होता था? यानी क्या सिर उत्तर में आता था। उत्तर में सिर होता था और दक्षिण में क्या रहता था? दक्षिण में पैर रहता था। पैर रहता था। यहाँ तक बात समझ में? उत्तर में सिर और दक्षिण में पैर रहता था। फिर आगे क्या है? अलग अलग मृतकों के साथ अलग उनके साथ मिट्टी के बर्तन दफनाया जाता था कब्रों में, साथ चूड़ियां, मोती के तांबे और दर्पण इत्यादि जैसे वस्तुएं रखकर दफनाया जाता था कि यह भी संकेत मिले कि हड़प्पावासी पूर्ण जन्म में विश्वास रखते थे। रोथल में से 3 जेल में महिला पुरुष इकट्ठे दफनाया गया। काले बंगाल में प्रतीकात्मक रूप से दफनाने का साक्ष्य मिला है। यानी कि एक कब्र मिले जिसमें बर्तन रखे हैं परंतु कोई हड्डियां या कंकाल नहीं मिले। रीति रिवाज में पाई गई इन विविधताओं को पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता में संभवतः विभिन्न विभिन्न प्रकार के धार्मिक विश्वास प्रचलन में था। यहाँ तक बात समझ रहे? हड़प्पा सभ्यता में धार्मिक प्रचलन से विभिन्न विभिन्न प्रकार के था। फिर मोहनजोदड़ो में कोई हवन कुंड का प्रमाण नहीं मिला। यहाँ देखो पूजा पाठ में विश्वास करते थे लेकिन क्या कोई हवन कुंड में विश्वास नहीं करते थे कि यहाँ पर कोई हवन कुंड का ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला है जहाँ पर हवन कुंड कराया जा सकता है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? दफन के रीति रिवाज के संबंध धार्मिक कर्मकांड किसी भी सभ्यता के धर्म का बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। हड़प्पाकालीन स्तरों पर मिले मिस्र पिरामिडों, मेसोपोटामिया स्तर में दलित शाही कब्रगाहों की तरह कोई प्रमाण न मिला। जिस तरह से मेसोपोटामिया में शाही कब्रगाह जो था बहुत बड़ी इमारतें बनाई जाती थी, उस तरह कोई इमारत जो है क्या हड़प्पा सभ्यता में ऐसा देखने को नहीं मिलता है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? फिर आगे आ जाओ। हड़प्पावासी शिक्षित थे। हड़प्पावासी मुद्रा पर अनेक प्रकार के चिन्ह व आकृतियां बनी है। हाल में किए गए अध्ययनों से संकेत मिलता है हड़प्पावासी लिपि में लगभग 400 चिन्ह है। ठीक है, हड़प्पावासी लोग पढ़े लिखे थे, वहां पर कई तरह के चिन्ह मिले। लगभग कितने मिले? लगभग 400 चिन्ह मिले। फिर आगे क्या? इसमें दाई से बाई ओर को लिखा जाता है परंतु अभी तक इस लिपि को पढ़ा नहीं जा सका। ऐसा समझा था कि अपने भाव को सीधे व्यक्त करने के लिए
भावचित्र यानी चित्राकृति, चिन्ह या अक्षर का प्रयोग करते थे। हमें इनकी भाषा की कोई जानकारी नहीं है, परंतु कुछ विद्वानों को विश्वास है कि राही भाषा बोलते थे, जिस बोली को पाकिस्तान के बलूची लोग आज भी बोलते हैं। तथापि अभी तक इस तरह पर साफ कुछ नहीं कहा जा सकता। यानी क्या वहाँ के लोग ब्राह्मी लिपि बोलते थे। वहाँ पर ऐसा माना जाता है कि पाकिस्तान के एक बलूचिस्तान प्रांत है, तो वहाँ के बलूच इस भाषा का प्रयोग करते हैं, बट इस तरह का कोई खास प्रमाण मिला नहीं। हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ, यहाँ पर ये देखो हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ। हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ? संभावित कारण प्राकृतिक आपदाएं, मोहनजोदड़ो में बाढ़ के सबूत मिले। प्राकृतिक से मोहनजोदड़ो में क्या बाढ़ के सबूत मिले? नदियों का सूखना, घग्घर, हाकरा, सरस्वती नदी का मार्ग बदलना, और जलवायु परिवर्तन, बढ़ती शुष्कता और वनों की कटाई। यह पतन अचानक नहीं हुआ बल्कि कार्मिक था। लोग शहरों से ग्रामीण इलाकों की ओर पलायन कर गए। यहाँ तक बात समझ आए? लोग शहरों से ग्रामीण की ओर पलायन कर गए। यहाँ तक बात समझ में आ रही होगी? लोग शहर से ग्रामीण की ओर, यहाँ पर बोले ना शहर से ग्रामीण क्यों हुए? जब सोच लो में 85 हेक्टेयर में रह रहे थे, वहां पर क्या 85 हेक्टेयर कितना बड़ा हो जाएगा? यहाँ पर जो थे, यहाँ पर इतना लोग रह रहे थे, 85 हेक्टेयर मान लो कितना होता है, 85 हेक्टेयर। 85 हेक्टेयर में मिला था। यहाँ तो मुझे 85 हेक्टेयर में मिला था। अब बच के यहाँ पर क्या आएगा? बिछड़ते बिछड़ते 3 हेक्टेयर में आ गया। 3 हेक्टेयर, 3 हेक्टेयर में आ गया। यहाँ पर बातें समझ में? 3 हेक्टेयर में आ गया यहाँ पर। इतना नहीं क्या, वहां पर धीरे धीरे लोग बिछड़ने लगे। नहीं क्या वहां पर जो था उसका पतन जो हुआ एकाएक नहीं हुआ। उसका पतन जो है एकाएक नहीं हुआ, देखिए उसका धीरे धीरे पतन हुआ। कई लेकिन उसका कोई एक कारण नहीं। यहाँ पर बाढ़ आया तब हो गया, यहाँ पर सुनामी आया तब हो गया, यहाँ पर भूकंप आया तब इसका पतन हो गया। ऐसा कोई कारण अभी तक एक कारण नहीं मिला। यहाँ पर कई कारण मिले हैं, इसलिए किसी कोई कहता है कि इसलिए कभी कोई हिस्टोरियन आपका एक बात पर अटल नहीं रह पाते हैं। यहाँ पर देखो कालीबंगन लोथल जैसे। फिर आगे यहाँ पर देखो कैसे है। कुछ भी भूकंप जैसे प्राकृतिक है, लेकिन अकेला ऐसा कारण नहीं, इसमें संपूर्ण सभ्यता का विनाश पता लगा सके। ज्यादा से ज्यादा नहीं, सिर्फ शीर्ष स्थलों और क्षेत्रों को नष्ट होने के संबंध में ही पता चल सका। प्रत्येक सिद्धांत की आलोचना हुई, फिर पुरातात्विक शास्त्रों संकेत मिलता है कि सभ्यता का संकेत पता अचानक नहीं हुआ बल्कि धीरे धीरे होगा। अंत में सब अन्य सभ्यताओं में घुलती मिलती चली गई। अंत में क्या हुआ? ये हड़प्पा सभ्यता अन्य सभ्यता में क्या उस सभ्यता में घुलती मिलती चली गई। यानी कि हम यहाँ पर सब बहुत सारे लोग रहते थे, हम कहीं गए तो उस सभ्यता को अपना लिए, वो कहीं गया तो उस सभ्यता को अपना लिया, घुलते मिलते चला गया। यहाँ तक बातें समझ में आ गई आपको? फिर आगे क्या है? यहाँ पर देखो बनास, मालवा और जोरबे। जोरबे कहाँ पड़ता है? ये जोरबे है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में पुणे के आसपास। बनास कहाँ है? राजस्थान में। राजस्थान में। मालवा कहाँ है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में है। यहाँ तक बातें समझ में आ गई। मालवा यहाँ है। अंतर क्या? हड़प्पा सभ्यता नगरीय थी जबकि ये संस्कृतियां ग्रामीण थी। हड़प्पा सभ्यता जो नगर थी, नगरीय थी, उसका सभ्यता जो क्या नगर थी, लेकिन उसकी संस्कृति कैसी थी? ग्रामीण थी। लेकिन ग्रामीण से लोग वहां पर सामने रहेंगे तो संस्कृति तो वही रहेगी ना। मान लीजिए हम कहीं गए दिल्ली के हैं, मान लीजिए हम दिल्ली के हैं, तो दिल्ली में हम कहीं भी जाकर बस जाएंगे तो मेरा संस्कृति तो वही रहेगा ना। संस्कृति थोड़ी चेंज हो जाएगा। संस्कृति चेंज होने में दो चार कहते हैं 2-4 जनरेशन लग जाता है संस्कृति चेंज होने में। यहाँ पर क्या है? वहां पर नगर में तो हम चले गए, बट वहां संस्कृति मेरा चेंज नहीं हुआ। क्या संस्कृति कैसी थी? ग्रामीण थी। फिर आगे क्या है? प्रमुख संस्कृतियां, बनास सहारा राजस्थान के तांबे के औजार बनते थे। मालवा में क्या मध्य प्रदेश, जोरवे महाराष्ट्र, कच्ची मिट्टी के घर, काले और लाल मृदभांड,
ब्लैक एंड रेड वेयर, यानी क्या मृदभांड, क्या वहां पर जो मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे उसमें काले और लाल कलर से तो उसको पेंट किया जाता था, और पेंट पर क्या उसको कसीदाकारी यानी कि उसको कारीगरी किया जाता था, ऐसा ऐसा यानी क्या चिन्ह बनाया जाता था, उसको इस तरह से मोहर बनाए जाते थे, इस तरह से ये चिन्ह होगा, ऐसे ऐसे यानी कि कारीगर की तरफ जो था ना अपना कारीगरी करना, बस वैसा वैसा चिन्ह बना देना, वैसा वैसा यानी कि फूल पत्ती बना देना, कि ऐसा ऐसा क्या उसको मृदभांड कहते हैं। यहाँ पर क्या है, हड़प्पा के पतन के बाद भारत में जीवन इन्हीं ग्रामीण संस्कृतियों के रूप में चलता रहा। यहाँ तक बात समझ में आ रही होगी। यहाँ पर तो और ऐसा कुछ है नहीं, बाकी सारा सब कुछ है ही है। यहाँ तक चैप्टर खत्म होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जितना था मैंने जितना लगभग एक चैप्टर में लेक्चर में जितना कंप्लीट हो सकता था उतना मैंने कंप्लीट कर दिया, लगभग 1.5 घंटे के लेक्चर में 1 घंटे पूरा हो गया है। और यहाँ तक मैं जो यहाँ पर आप लोग कमेंट कीजिएगा क्या आपको क्या पीडीएफ चाहिए कि नहीं चाहिए। पीडीएफ चाहिए तो मेरा सारा सारा सब कुछ पीडीएफ जो मैं यहाँ पर बोर्ड पर दिया हूँ सारा सारा सब कुछ मैं आपको नीचे टेलीग्राम लिंक है उसमें भी दूंगा। आप बशर्ते आप कमेंट करो कि हाँ चाहिए कि नहीं चाहिए, नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, चाहिए तो फिर मैं आपको सारा सब कुछ मैं आपको यहाँ पर दे दूंगा, जो मैं यहाँ पर लाया हूँ सारा सब कुछ मैं आपको दे दूंगा, ताकि यहाँ पर आप अच्छे से पढ़ सको, अच्छे उसको रिवाइज कर सको, रिकॉल कर सको, दिमाग में विजुअलाइज आ सके कि हाँ ऐसा ऐसा फोटो था, ऐसा ऐसा चित्र था, ताकि मैं आपको वो सारा सब कुछ एक पीडीएफ फॉर्म में निकलवा सको। तो सारा सब कुछ मैं आपको दे दूंगा, बशर्ते आप चाहोगे तो देखो फिर कमेंट करना, एक कमेंट से नहीं तो लगातार जितना होगा कमेंट्स करना, और फिर लगातार मैं फिर इसको और कल मैं अपना वैदिक एज पढ़ाऊंगा, वैदिक एज में क्या क्या वनस्पतियाँ क्या थी, क्या कुछ इसमें खामियाँ थी, क्या क्या चीज़ अच्छाइयाँ थी। कल मैं नेक्स्ट लेक्चर में जब वैदिक एज पढ़ाऊंगा तो उसमें देखना और अच्छे से पढ़ाऊंगा, और कोशिश करूँगा कि और अच्छे, अभी तो बहुत कम है, वैदिक एज पढ़ाऊंगा पूरा दिखाऊंगा क्या जो पहले के लोग कैसे थे, पूरा वीडियो में दिखाऊंगा, वीडियो में सारा सब कुछ मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ कि सारा सारा सब कुछ आपको मैंने अपना बेस्ट दे दूँ इसमें। यहाँ पर समझ रहे हैं, मैं पूरा का पूरा बेस्ट दूंगा ताकि आपको कहीं भी किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। यहाँ तक और कोई चीज कर जितना हो सके मैं इसमें सारा सब कुछ झोंक दूंगा, आपको अपना बस आपको रिजल्ट अपना बेहतर दिखाना, रिजल्ट आपको जितना बेहतर आएगा उतना मेरे पास मनोबल बढ़ेगा। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर कर सको, जितना सब्सक्राइब कर सको, लाइक कर सको एकदम दबा करके, फिर मैं आपको पूरा सब कुछ दे दूंगा एकदम, जितना सारा पीडीएफ यहाँ पर पढ़ाता हूँ सारा पीडीएफ मेरे पास है, सारा नोट्स है, सब कुछ अब मैं आपको देने के लिए दे दूँ, मैं अपने आप को दे दूंगा तुम्हें, और क्या कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पर रहने देता हूँ, आज तक इतना ही, एक लेक्चर में रहता हूँ, फिर नेक्स्ट लेक्चर में आपको पढ़ाऊंगा वैदिक एज, फिर आपका होगा मौर्य काल, मौर्यन काल के बाद फिर आगे जो है पूरा गुप्त काल, पर सब कुछ मैं पढ़ाऊंगा, पूरा हिस्ट्री में आपको ऐसा पढ़ा दूंगा कि आपको लगेगा कि नहीं आपको कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है, फिर आप जब कहीं पढ़ोगे लगेगा कि नहीं इसे तो सब पढ़ा हुआ है क्या पढ़ना है, फिर आप अपने से पढ़ने लग जाओगे। यहाँ तक रहता हूँ, ठीक है, रहने जय हिंद जय भारत।